इन अ न्यू वीडियो। और आज की वीडियो के अंदर फिग्मा क्रैश की क्लास 3, जिसके अंदर बेसिकली हम डिस्कस करेंगे कंस्ट्रेंट को और ऑटो लेआउट को, राइट। सो ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने हमारी क्लास की फर्स्ट और सेकंड वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ उसको जाके देख लें, ताकि आपको फिग्मा के इंटरफेस का और फिग्मा के बेसिक जो टूल्स हैं उनके अंदर जो फीचर्स हैं उन वो कहाँ कहाँ पे मौजूद हैं और उनको कैसे कैसे यूज़ करना है। सो अगर आप बिगिनर हैं तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप क्लास नंबर 1 और 2 लाजमी देखें। उनके लिंक्स इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, या फिर आप चैनल के अंदर जाके वीडियोस के ऊपर क्लिक करके आप सीक्वेंस के साथ ये वीडियोस देख सकते हैं। अगर आपने वो दोनों देख ली हैं तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप करना चाहते हैं और आपको लगता है कि आपको वैल्यूएबल कंटेंट मिल रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, आई रियली अप्रिशिएट। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल नहीं है तो किसी ऐसे के साथ शेयर कर दें जो बेसिकली फिग्मा सीखना चाहता है और यूएक्स यूआई डिज़ाइन के अंदर कोर्स जो है वो करके अपने आप को मास्टर यूएक्स यूआई डिज़ाइनर बनाना चाहता है। क्योंकि आने वाले दिनों के अंदर मैं डिज़ाइन सिस्टम के ऊपर, एडवांस फिग्मा के ऊपर और उसके बाद जो है ऑब्वियसली इंशाल्लाह मैं यूएक्स डिज़ाइन के ऊपर जो है वीडियोस बना रहा हूँगा, राइट। सो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। यहाँ पे कुछ चीज़ें मेरे पास ऑलरेडी मौजूद हैं जिनके थ्रू मैं आपको एग्जांपल्स जो है वो दिखाऊंगा। उसके बाद बेसिकली हम कुछ चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे मैं आपको टोटली कैनवस के ऊपर समझाना शुरू करूँगा। सो आज की पहली जो कुछ मिनट्स होंगे उनके अंदर हम समझेंगे कंसंट्रेन को। सो कंसंट्रेन क्या होती हैं, कैसे यूज़ होती हैं, क्या करती हैं। सो बेसिकली मैं एक फ्रेम बनाऊँगा, बल्कि एक हम फ्रेम ले लेते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि बेसिकली बहुत सारी ऐसी मोबाइल एप्लीकेशंस होती हैं या फिर बहुत सारे ऐसे सिस्टम्स आपने देखे होंगे जहाँ पे आपको एक बटन जो है वो यहाँ पे लगा नज़र आता है, राइट। मैं बेसिकली यहाँ पे एक सर्कल ले रहा हूँ। अब मैं शॉर्टकट ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ, सो आप लोगों ने हमेशा याद रखना है, राइट। सो यहाँ पे एक सर्कल आपको नज़र आता है और इस सर्कल को बेसिकली फैब बटन बोला जाता है, राइट। फैब बेसिकली FAB फैब। सो बेसिकली फैब बटन क्या होता है, क्विकली मैं आपको अगर अब यहाँ पे दिखा सकूँ उसका वर्क क्या होता है और वो क्यों यूज़ होता है। सो क्विकली अगर आपको ये देखें तो इसको फ्लोटिंग एक्शन बटन बोला जाता है, जो कि सर्कुलर फॉर्म में यहाँ पे मौजूद होता है, राइट। अगर आप डिफरेंट इमेजेस के अंदर जाके देखेंगे तो आपको डिफरेंट मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर ये वाला बटन जो फ्लोटिंग एक्शन बटन होता है ये आपको यहाँ पे नज़र आएगा, राइट। अब एक्चुअली क्या होता है कि क्या जब भी हम डिज़ाइन बना रहे होंगे तो क्या ये फैब बटन जो है वो यहाँ पे ही हमेशा हम हर दफ़ा बनाते रहेंगे, या फिर हम कैसे इसको कंसिस्टेंट रखेंगे। बाज़ दफ़ा ये होता है कि आपके पास कुछ मोबाइल एप्लीकेशन का जो साइज़ होता है, स्क्रीन का जो साइज़ होता है वो आपको विड्थ और हाइट को बड़ा बनाना पड़ता है, कहीं पे आपको उसकी हाइट जो है वो बड़ी बनानी पड़ती है। तो क्या ये हमेशा यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा या नहीं। पहली बात हमेशा एक आपने याद रखनी है कि जब भी आपने डिज़ाइन शुरू करना है फिग्मा के अंदर तो आपने हमेशा फ्रेम से डिज़ाइन बनाना शुरू करना है। कभी भी आप जो है वो रेक्टेंगल को लेके उसके ऊपर डिज़ाइन ना बनाइएगा, बिकॉज आपके जो फिग्मा के एडवांस फीचर होते हैं या कुछ फिग्मा के ऐसे फीचर्स हैं जो कि कंसिस्टेंट रहते हैं, वो आपकी शेप्स के अंदर अवेलेबल नहीं होते। जैसे आज हम बात करने वाले कंसंट्रेन की। अगर आपके सामने मैं सपोज इसी एग्जैक्टली साइज की यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना देता हूँ, ये रेक्टेंगल है, मैं शॉर्टकट यूज़ कर रहा हूँ। अगेन मैं ये कहूँगा कि अगर आपको ये नहीं पता कि मैं कैसे शॉर्टकट यूज़ कर रहा हूँ, प्लीज़ क्लास नंबर 1 देख लें। उसके अंदर मैंने आपको शॉर्टकट्स कहाँ पे मौजूद हैं, क्यों फ़ायदेमंद होते हैं, वो कम्प्लीटली आपको समझाया हुआ है, राइट। सो मैं इसको डुप्लीकेट करके अगर यहाँ पे लाता हूँ और मैं कंट्रोल सॉरी कंट्रोल डी के साथ भी आप डुप्लीकेट कर सकते हैं, या फिर आप आल्ट प्रेस करके ड्रैग करेंगे तो आपके पास डुप्लीकेट होगा। या फिर अगर आपके पास मैक है तो मैक के अंदर आपने हमेशा शिफ्ट प्रेस करके उसको डुप्लीकेट करना है। अभी आपको ऊपर नज़र नहीं आ रहा, उसकी रीज़न ये है कि ये बॉटम के ऊपर चला गया था, बिकॉज दोनों लेयर जो है वो शेप्स थी, राइट। अब अगर इसको मैं शेप के अंदर सेलेक्ट कर रहा हूँ तो आपको कुछ भी यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, और अगर आप शेप के ऊपर कोई भी इफेक्ट कर रहे हैं, लाइक आप शेप को बड़ा कर रहे हैं, छोटा कर रहे हैं, किसी भी साइड पे ड्रैग कर रहे हैं, तो उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस नहीं हो रहा, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आपने फैब का बटन बनाना होगा या कोई भी आप फ्रेम के अंदर कोई चीज़ बना रहे होंगे तो आपको हमेशा जो डिज़ाइन है वो अपना फ्रेम से स्टार्ट करना है, राइट। अब थोड़ा सा इस चीज़ के ऊपर ख्याल रखिएगा, जब मैंने फ्रेम के ऊपर वही सर्कल सेम जगह पे बनाया है तो आपको दो लाइंस नज़र आ रही हैं। एक ये लाइन है जो कि ऊपर जाती हुई नज़र आ रही है और एक ये लाइन है जो कि लेफ्ट साइड पे जाती हुई नज़र आ रही है, राइट।
और अगर आप यहाँ पे फीचर के अंदर आए तो जो मैंने यहाँ पे लास्ट हमारी जो दूसरी वीडियो थी क्लास 2 फिग्मा क्रैश कोर्स की, उसके अंदर इस बटन को भी दिखाया था कि जब भी आप फ्रेम के ऊपर कोई चीज़ बनाएंगे तो आपको ये एक बटन नज़र आएगा। और अभी इस बाज़ दफ़ा आपके पास कुछ इस तरह से ऑप्शन होंगे और अगर आप उसको एक्टिव कर देंगे तो आपके पास ये कुछ फर्दर ऑप्शन भी नज़र आ रहे हैं। ये आपको लेफ्ट साइड दिखा रहा है और यहाँ पे भी आपको लेफ्ट साइड नज़र आ रही है और यहाँ पे बॉटम के ऊपर आपको टॉप दिखा रहा है और यहाँ पे भी टॉप दिखा रहा है और आपको इस ऑप्शन या इस फीचर का नाम जो है वो कंसंट्रेंट्स लिखा हुआ नज़र आ रहा है, राइट। सो कंस्ट्रेंट बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। आपने देखा कि मैंने शेप को इधर उधर ड्रैग किया तो उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, बट यहाँ पे अगर मैं इस जो हमारा फ्रेम था उसको लेफ्ट साइड पे ड्रैग करूंगा तो मेरा जो बटन है वो उसके साथ लेफ्ट साइड पे मूव कर रहा है, राइट। सिमिलरली अगर मैं इसको बॉटम की तरफ जो है वो मूव करूंगा तो कोई भी इसके ऊपर इफेक्ट नहीं आएगा, बट मैं जब उसको टॉप की तरफ मूव करूंगा यानी टॉप की तरफ ड्रैग करूंगा तो आपको बटन जो है वो मूव करता हुआ नजर आ रहा है, राइट। इसको फैब को हम जस्ट कॉलिंग इट बटन, सो कीप इन माइंड। सो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो हमारा फैब बटन है इसका कोई ना कोई लिंक हो गया है टॉप के साथ और लेफ्ट के साथ, क्योंकि लेफ्ट हम जब ड्रैग कर रहे हैं तो ये उसके साथ लेफ्ट मूव कर रहा है और जब हम इसको टॉप की तरफ मूव कर रहे हैं तो वो टॉप मूव कर रहा है, राइट। तो ये जो लिंक है ये इस डॉटेड लाइन से दिखाया गया है और इस लिंक को हम कंसंट्रेंट बोलते हैं, ठीक है। सो एक्चुअली हमेशा आपको क्या चाहिए होता है, आप जितने भी फैब बटन को यहाँ एग्जांपल देखेंगे तो ये आपको यहाँ पे बॉटम के ऊपर कॉर्नर राइट कॉर्नर के साथ जो है वो हमेशा नजर आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो हमारा बटन है जो जो फैब है उस फैब को यहाँ पे इस राइट कॉर्नर के साथ और बॉटम के साथ जो है वो एडजस्ट करवाना है कि जब भी हमारे स्क्रीन का साइज चेंज हो तो ये फैब की बटन की पोजीशन जो है वो इसी कॉर्नर के साथ रहे, राइट। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ से इसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करके भी इसको राइट कर सकते हैं। अब ये राइट हो गया, जब मैं इसको लेफ्ट साइड पे अब ड्रैग करूंगा तो इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, राइट, आपने देख लिया। और जब मैं इसको राइट साइड पे ड्रैग करूंगा तो इसका जो वो हमारा जो फैब है वो उसके साथ राइट साइड पे ड्रैग हो रहा है, राइट। अब हमें दोबारा उसका बॉटम के साथ भी लिंक बनाना है, तो मैं सिंपली इसको यहाँ से क्लिक कर दूंगा और अब ये बॉटम के साथ भी लिंक बन चुका है। अब अगर आप अपने इस बटन को देखेंगे जब भी आप स्क्रीन का साइज बढ़ाएंगे, आपने हाइट बढ़ानी है तो ये बॉटम के साथ रहेगा, राइट। आप बॉटम पे बढ़ाएं या फिर आप हाइट लाइक टॉप की तरफ बढ़ाएं, इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा बिकॉज हमने उसका लिंक जो है वो बॉटम के साथ कर दिया है। और सिमिलरली अब यहाँ पे अब इसके राइट साइड पे जब ड्रैग करेंगे तो इसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, राइट। तो आप लोगों को समझ आ गया कि कंसंट्रेंट क्या होती हैं। जब भी हमने किसी भी फ्रेम के अंदर किसी भी डिज़ाइन एलिमेंट की पोजीशन को एक जगह पे फिक्स करना होता है कि ये हमेशा इसी जगह पे रहे, तो आप हमेशा क्या कर देते हैं उसका उसके ऊपर कंसंट्रेंट अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। और याद रहे अगेन आई एम रिपीटिंग कि कंसंट्रेंट हमेशा आपकी जो अप्लाई होती हैं वो फ्रेम के अंदर अप्लाई होंगी, कभी भी आपके उस जो क्या कहते हैं रेक्टेंगल्स हैं जो शेप्स हैं उनके अंदर अप्लाई नहीं होंगी। हाँ, एक तरीकाकार और होता है, वो तरीका ये होता है कि आप अपनी शेप्स को सिलेक्ट करके उसको यहाँ से आप फ्रेम सिलेक्शन के अंदर कन्वर्ट कर दें। जब आप उसको फ्रेम के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो अब शायद आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकें, बट अब भी नहीं होगा। रीज़न क्या है, क्योंकि आपने एक शेप को यहाँ पे कन्वर्ट किया है किस चीज़ के अंदर, क्या कहते हैं एक शेप को कन्वर्ट किया फ्रेम के अंदर। तो फिर आपको क्या करना है, आपने उस जो एग्जिस्टिंग डिज़ाइन एलिमेंट है उसको वहाँ से कट करके दोबारा पेस्ट करना है। तो अब आपके पास वो कंसंट्रेंट अप्लाई आ चुकी हैं, आप यहाँ पे उसको अगेन एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये भी हमेशा याद रहना चाहिए कि आप अपनी शेप्स को फ्रेम के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। ये आपको क्लियर होना चाहिए। लाजमी नहीं है कि आपने हमेशा फ्रेम से ही शुरू करना है, आप अपनी शेप लें और उसको फ्रेम के अंदर कन्वर्ट कर लें। लेकिन उसके अंदर एक प्रॉब्लम होता है, बाज़ दफ़ा प्रॉब्लम क्या होता है, देखें जब मैंने इसको फ्रेम के अंदर कन्वर्ट किया तो अब हमारा यहाँ पे जो फ्रेम आ रहा है उसके अंदर दो शेप्स आ रही हैं, एक रेक्टेंगल भी आ रही है और एक इलिप्स भी आ रहा है, ये जो सर्कल है वो आ रहा है। अगर मैं सर्कल को क्लिक कर देता हूँ और इस रेक्टेंगल को भी क्लिक कर देता हूँ तो हमारा फ्रेम अभी भी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। और यहाँ पे आप उसका अगर कलर चेंज करेंगे, यहाँ से आप उसको फिल दे दें और फिल देने के बाद जब आप कोई कलर देखेंगे तो उस हमारे फ्रेम के अंदर फ्रेम अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है, वो जस्ट आपकी जो दोनों शेप्स थी उस फ्रेम के अंदर वो डिलीट हुई थी। तो ये हमेशा आपको याद रखना है। बट इन केस अगर मैं यहाँ पे फ्रेम को क्लिक करूंगा और फ्रेम को डिलीट करूंगा तो उस फ्रेम के अंदर जो भी चीज़ मौजूद होगी वो सारा कुछ डिलीट हो जाएगा और हमारा फ्रेम जो है वो भी डिलीट हो जाएगा, राइट। सो दैट इज़ द एग्जैक्ट डिफरेंस कि आप एक शेप से डिज़ाइन स्टार्ट करें और उस शेप को फ्रेम के अंदर कन्वर्ट करें तो क्या
क्या क्या चीज़ें आपके पास मौजूद रहती हैं, और अगर आप फ्रेम से स्टार्ट करेंगे तो तब आपके पास क्या क्या चीज़ें मौजूद रहेंगी, राइट। सो ये कंस्ट्रेंट है। अब कंस्ट्रेंट की कुछ टाइप्स होती हैं, मैं वो आपको समझाना चाहता हूँ, और वो समझाने की मतलब जो होगा वो ये होगा कि जब आप इस बटन को सिलेक्ट करेंगे और आप ये चाहते हैं, आपने दो चीज़ें तो देख ली कि वो लेफ्ट अलाइन भी हो सकता है, राइट अलाइन भी हो सकता है, उसके नीचे लेफ्ट एंड राइट, सेंटर या स्केल, ये तीनों चीज़ें मौजूद हैं। इन तीनों चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं, बट उससे पहले मैं आपको इस के साथ भी दिखा दूं कि आपको टॉप एंड बॉटम हमने क्लियर कर लिया कि टॉप के साथ लिंक कर सकते हैं या फिर बॉटम के साथ लिंक कर सकते हैं। इसी तरह तीन और टॉप एंड बॉटम, सेंटर एंड स्केल्स जो है वो मौजूद हैं, राइट। अब इनका डिफरेंस क्या होता है, देखिए मैं यहाँ पे एक फ्रेम बनाता हूँ और ये एक हमारा फ्रेम है सपोज, राइट। और इस फ्रेम के अंदर मैं यहाँ पे कोई भी एक रेक्टेंगल या बॉक्स बना देता हूँ, और इस बॉक्स को यहाँ पे आप जब देखेंगे, जब भी हमारा जो जब भी कोई आप शेप बनाते हैं तो फिग्मा ऑटोमेटिकली उसको टॉप एंड लेफ्ट के साथ जो है वो अलाइन कर देता है, राइट। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जब भी हमारा साइज फ्रेम का बढ़ेगा तो जो हमारी शेप है इसको हमेशा सेंटर के अंदर रहना चाहिए, राइट। सो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ से इसको लेफ्ट एंड राइट बना दूंगा, और फिर उसके बाद यहाँ पे मैं उसको टॉप एंड बॉटम क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो अब अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको ये चारों साइड से लिंक नज़र आ रहा है, और यहाँ पे भी आपको वो जो कंस्ट्रेंट है वो उस शेप के ऊपर चारों साइड से अप्लाइड नज़र आ रही हैं, राइट। अब अच्छा, एक बात और याद रखिएगा, आप जब भी यहाँ से बाज़ दफ़ा अप्लाई करने की कोशिश करेंगे तो ये हमेशा सेंटर के अंदर अप्लाई करेगा, यहाँ से ना कीजिए। जब भी आप लेफ्ट एंड राइट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। अब इसके अंदर डिफरेंस क्या है, देखिए मैं इसको जब भी बड़ा कर रहा हूँ, यहाँ से लेफ्ट साइड पे बढ़ा रहा हूँ या राइट साइड पे बना रहा हूँ, तो हमारी जो शेप है वो शेप उसी सेंटर के ऊपर रह रही है, लेकिन वो वहां से अपने आप को बड़ा कर रही है, किस साइड पे, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। और अगर आप अपने फ्रेम को छोटा करेंगे तो ये यहाँ से छोटी होती जाएगी, और फिर उसकी डायमेंशन ऑब्वियसली हमें एक पॉइंट पे नज़र भी नहीं आती। रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि वो अपने आप को उसी शेप के अकॉर्डिंगली डायमेंशन के अंदर चेंज कर रही है। बट अगर मैं ये कहता हूँ कि हमारी टॉप एंड बॉटम ना रहे, वो जस्ट टॉप के साथ एग्जिस्ट करे, तो जैसे ही आप टॉप के साथ क्लिक कर देंगे तो अब आप जब इसको बड़ा करेंगे या छोटा करेंगे, ठीक है, मैं बड़ा कर रहा हूँ तो वो हमेशा उसी टॉप के साथ रह रही है, और यहाँ तक जाने के बाद वो उसी टॉप के साथ एडजस्ट हो रही है, राइट। सेम गोज़ फॉर, अगर आप हमेशा ये चाहते हैं कि वो टॉप एंड बॉटम के साथ बड़ी हो, लेकिन वो लेफ्ट एंड राइट साइड के साथ बड़ी ना हो, और वो हमेशा राइट साइड पे एग्जिस्ट करे, तो जब आप यहाँ पे इसको बड़ा करने का या छोटा करने की ट्राई करेंगे तो वो हमेशा टॉप एंड बॉटम के साथ तो बड़ी होगी, लेकिन राइट साइड पे रहेगी। अगर आप छोटा करते जाएंगे तो वो इस तरह से एडजस्ट होती जाएगी। अब देखें, एक चीज़ अगर आप गौर करें तो इस साइड पे हमारे पास कंस्टेंट ट्रेन है, वो उसके साथ उतना ही डिस्टेंस जो है वो मेंटेन कर रही है, लेकिन इस साइड पे कोई कंसंट्रेट नहीं है। तो अगर हम छोटा करते हैं और उस प्रोपोर्शन से नीचे जाते हैं तो वो शेप आपको उस फ्रेम से बाहर जाती हुई नजर आ रही है, राइट। अगर आप इसको क्लिक करें तो आपको ये नजर आ रही है कि हमारे ये फ्रेम से बाहर भी मौजूद है। और अगर आप फ्रेम से बाहर देखना चाहते हैं तो मैंने आपको बताया था कि क्लिप कंटेंट का फीचर यहाँ पे मौजूद है, आप उसको अनक्लिप कर अनचेक करके आप उसको देख सकते हैं कि वो हमारी प्रोपोर्शन के साथ कहाँ तक मौजूद है, राइट। सो ये चीज़ तो आपको समझ आ गई कि टॉप एंड बॉटम का लाइक उसके साथ क्या डिफरेंस है, लेफ्ट एंड राइट के साथ क्या डिफरेंस है, आप अपनी पोजीशन को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, राइट। इसी के साथ दो चीज़ें और मौजूद हैं और उसके ऊपर अब हम डिस्कस करते हैं, और यहाँ पे मैं इसको रखते हुए अब मैं यहाँ से टॉप एंड बॉटम के बजाय इसको सेंटर कर रहा हूँ, राइट। और यहाँ से भी मैं उसको टॉप एंड बॉटम के बजाय सेंटर कर रहा हूँ। बल्कि हम ऐसा करते हैं कि मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। यहाँ इसको हम रखते हैं, जस्ट गिव मी अ सेकंड। सो हम इसको यहाँ से कॉपी करके डुप्लीकेट करके इसको यहाँ रखते हैं, और इसको मैं नाम देता हूँ लेफ्ट एंड राइट, ठीक है, लेफ्ट एंड राइट प्लस टॉप एंड बॉटम, राइट। वेयर इज प्लस, अच्छा, I'm using like ओके, टॉप एंड बॉटम, राइट। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हम करेंगे सेंटर। सो आप लोगों को मैं एक्चुअली डिफरेंस दिखाना चाहता हूँ कि दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या होता है। आप लोगों ने देख लिया कि दोनों का साइज सेम है, मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया। सो इसको मैं यहाँ से कंस्ट्रेंट को इनको सेलेक्ट करके यहाँ से इनको सेंटर कर देता हूँ, और यहाँ पे जब मैं जाऊँगा तो मैं इसको यहाँ से सेलेक्ट करके टॉप एंड बॉटम कर देता हूँ, राइट। टॉप एंड बॉटम एंड लेफ्ट एंड राइट, ओके। सो अब हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको बड़ा करते हैं, और अगर आप ये देखें मैं इसको जैसे ही बड़ा कर रहा हूँ
तो वो हमारी उसी सेंटर के ऊपर उसी साइज के साथ मौजूद है, राइट। जो एग्जैक्ट साइज था, अगर अब मैंने इसको चेंज नहीं किया, अभी आप देखें तो 570/1100 है, तो यहाँ पे भी सेंटर का मतलब ये है कि वो आपकी जो पोजीशन है वो उसको हमने कंसंट्रेट कर लिया है कि वो हमेशा उसी पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगी। लेकिन अब अगर टॉप एंड बॉटम एंड लेफ्ट एंड राइट के अंदर अगर आप देखेंगे, और मैं इसको भी सेम उसने ही साइज का बड़ा करता हूँ, सो अब यहाँ पे अगर आप डिफरेंस देखें तो वो लेफ्ट एंड राइट एंड टॉप एंड बॉटम के साथ अपने आप को एक्सपेंड कर रही है, राइट। तो जितना हमारा फ्रेम बड़ा होता जाएगा, अगर हमने उसको कंसंट्रेट कर दिया है कि वो हमेशा उस पोर्शन को, उस साइज को मेंटेन करे जो कि हमने उसका टॉप एंड बॉटम के साथ एंड लेफ्ट एंड राइट के साथ बना दिया है, उसको कंस्ट्रेंट कर दिया है, तो वो उतना ही अपने आप को एक्सपेंड करती जाएगी, राइट। लेकिन इस सिनेरियो के अंदर हमने जस्ट ये कह दिया है कि आपने हमेशा सेंटर के ऊपर रहना है, राइट। तो वो हमेशा क्या करेगी, अपने आप को सेंटर के ऊपर मेंटेन करेगी। सो हम एक तीसरी चीज़ होती है, उस तीसरी चीज़ को भी क्विकली हम देख लेते हैं, बट उससे पहले जस्ट आई क्विकली वांट टू अनडू इट, और अनडू करने के बाद मैं जस्ट इसको एक और चीज़ आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, और वो चीज़ क्या है, इसको जस्ट हम यहाँ पे ले आते हैं अभी के लिए, और इसको अगेन हम सेम साइज़ का कर लेते हैं ताकि मैं आपको एक और चीज़ समझा सकूँ और उनके दरमियान डिफरेंस भी क्लियर कर सकूँ कि एक्चुअली इनके दरमियान डिफरेंस क्या है, राइट। सो ये एक तीसरी चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं स्केल, राइट। इसको हम देते हैं नाम, क्या दे देंगे, स्केल का। सो अब हम कंसंट्रेट एक और देखेंगे जो कि स्केल किस तरह से वर्क करता है, राइट। सो मैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आके कंसंट्रेट के अंदर हम इसको नाम दे देते हैं, ये हॉरिजेंटली भी स्केल हो और वर्टिकली भी हमारे पास क्या चीज़ होनी चाहिए, स्केल होनी चाहिए, राइट। सो अब थोड़ा सा डिफरेंस देखें, आप जब भी आप स्केल को अप्लाई करते हैं तो आपके पास ये कंस्ट्रेंट किस तरह से नज़र आती हैं एक्चुअली यहाँ पे, और यहाँ से अगर आप देखें तो आपको एक आइडिया हो रहा है कि वो ग्रो हो रही हैं, राइट। अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो आपको ये मिलता है कि ये इसके साथ ही जो है वो बढ़ रही हैं, एक्सपेंड हो रही हैं, राइट। और अगर आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको नज़र आता है कि ये हमेशा सेंटर के ऊपर है। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि हमारा जो एक्चुअली कंसंट्रेंट है वो किस तरह से ग्रो करवाता है। सो अब जब मैं स्केल को थोड़ा सा बड़ा करूँगा, सो अगेन सेम साइज़ का जब मैं करता हूँ, और आप थोड़ा सा गौर करें कि उसने एक काम किया है, और वो काम किया क्या किया है कि वो ग्रो तो हो रही है, राइट। वो ग्रो अपने आप को कर रही है, बट जो साइड का आपस में इस एक चीज़ में आपको एक दफ़ा फिर से दिखाना कोशिश करता हूँ, इसको मैं जस्ट डुप्लीकेट कर लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ से आप लोगों ने देखना है कि हमारा स्केलिंग के अंदर जो डिस्टेंस था साइड पे वो भी उसके साथ प्रोपोर्शनली ग्रो कर जाएगा। जैसे अभी मैं अगेन सेम उसी साइज़ का करता हूँ, और हम यहाँ पे देखते हैं अगेन अब तीनों का साइज़ सेम हो गया। सो ये जो हमारी क्या कहते हैं, जो एक्चुअली साइज़ था, जो आप लोगों को साइज़ याद हो एक्चुअली तो ये 1100 बाई 570 के साथ, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये 2300 और उसके साथ 1600, तो इट मीन उसने अपने आप को प्रोपोर्शनली अपने आप को स्केल कर लिया। उसी स्केल के साथ अगर आप यहाँ पे डिस्टेंस इसका देखें तो डिस्टेंस भी स्केल हुआ होगा, राइट। अब उसको अगर मैं इसको सेंट्रल लाइन कर दूँ यहाँ पे, और यहाँ से भी इसको मैं सेंट्रल लाइन कर दूँ, तो आप लोगों के लिए यह और ज़्यादा ईजी हो जाएगा समझना। अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास 224 और 223 है, और यहाँ पे 132 है, ठीक है। सो अगर आप यहाँ पे देखें तो ऊपर 275, राइट, और इस साइड पे 633। सो उसने अपने आप को डबल पोजीशन पे या ट्रिपल पोजीशन पे, जैसे साइज ने स्केल किया है, तो हमारा जो साइज उसके इर्द गिर्द एम्प्टी स्पेस था, जो मार्जिन इसको नाम हम दे दें, तो ये जो मार्जिन था इसने भी अपने आप को स्केल कर लिया है, राइट। सो यहाँ पे हमें डिफरेंस क्या नज़र आया इन तीनों के अंदर, जब भी हम सेंटर कर देंगे तो वो हमेशा सेंटर के ऊपर एग्जिस्ट करेगी, वो कभी भी एक्सपैंड नहीं होगी, राइट। जब हम उसको लेफ्ट एंड राइट, टॉप एंड बॉटम कर देंगे तो हमारा जो साइज़ है, जो एम्प्टी स्पेस है, अगर आप यहाँ पे देखें तो सेम वही साइज़ मौजूद है, राइट। अगर इसको मैं सेंट्रल लाइन कर दूँ तो आपको ये वही साइज़ नज़र आएगा जो 224 है। तो साइज़ मेंटेन हो रहा है, और हमारी जो इंटरनल स्पेस, जो इंटरनल शेप है, बेसिकली वो अपने आप को एक्सपेंड कर रही है, बट वो साइड पे जो हमारा मार्जिनल स्पेस है या ब्रीदिंग स्पेस है, उस ब्रीदिंग स्पेस को वो मेंटेन कर रही है, वो ऊपर नीचे नहीं हो रही है, राइट। इसी तरह जो हमारा स्केल होता है, उस स्केल के अंदर जो इंटरनल
जो हमारी रेक्टेंगल है, जो शेप है, वो भी स्केल कर रही है, और उसके इर्द गिर्द जो हमारा बेसिकली जो मौजूद है, जो ब्रीदिंग स्पेस मौजूद है या जो मार्जिनल स्पेस मौजूद है, वो भी उसी प्रपोर्शन के साथ स्केल कर रही है, राइट। तो आई होप सो कि अब आपको समझ आ गया होगा कि सेंटर का सेंटर, लेफ्ट एंड राइट, टॉप एंड बॉटम, या फिर स्केल के अंदर डिफरेंस क्या होता है, राइट। होपफुली इट इट मेक सेंस टू यू कि जब भी आप फ्रेम को यूज़ करने लगेंगे, आपने कोई भी बटन प्लेस करना है और आप हमेशा ये चाहते हैं कि वो बटन भी उस जो हमारी क्या कहते हैं स्पेस है, उस स्पेस के साथ सेंटर पे रहे, तो आप हमेशा सेंट्रल कंस्ट्रेंट यूज़ करेंगे। अगर आप ये चाहते हैं कि वो बटन भी उस फ्रेम के साथ ग्रो करे, और जब भी आप उसको ग्रो करवाना चाहते हैं, तो उसके इर्द गिर्द की जो ब्रीदिंग स्पेस है, वो ब्रीदिंग स्पेस हमेशा मेंटेन रहे, तो आप हमेशा लेफ्ट एंड राइट एंड टॉप एंड बॉटम अपने अकॉर्डिंगली यूज़ करेंगे। और जब भी आप ये चाहते हैं कि जब आप हम अपने फ्रेम को स्केल करवाना चाहते हैं, और आप ये चाहते हैं कि जितनी स्पेस आपने पहले रखी है, वो स्पेस भी उसी स्केल के साथ बढ़ती जाए, और आपकी शेप भी उसी स्केल के साथ बढ़ती जाए, तो आप हमेशा कंसंट्रेन जो है वो स्केलिंग अप्लाई करेंगे, राइट। सो आई होप सो कि अब आप लोगों के लिए ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि बेसिकली कंसंट्रेन हैं क्या, और इन कंसंट्रेन के अंदर हम इनको यूज़ कैसे करते हैं, राइट। अच्छा, बहुत सारे हमारे जो जूनियर डिज़ाइनर होते हैं, उनको ये समझ नहीं आता कि अच्छा आप कौन से टाइम पे कौन सी चीज़ को यूज़ करना है, राइट। तो ये एक बात मैं क्लियर कर लूँ, ये आपके अपने डिज़ाइन डिसीजंस होते हैं, आपके अपने डिज़ाइन रिक्वायरमेंट्स होती हैं, और आपको खुद पता होना चाहिए कि आप किस तरह का बटन या किस तरह के डिज़ाइन एलिमेंट के ऊपर आप कंसंट्रेन अप्लाई करना चाह रहे हैं, और आप उसको कैसे यूज़ करना चाहते हैं, राइट। सो अगेन, आप हमेशा इनके ऊपर सिमिलरली हिट एंड ट्रायल किया करें, एक्सपेरिमेंट किया करें। आप पहली सेंटर वाली जो है वो उतनी ज़्यादा यूज़ नहीं होती, लेफ्ट एंड राइट और स्केल वाली दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, बहुत सारे डिज़ाइनर यूज़ करते हैं। या फिर ऑब्वियसली आप जस्ट लेफ्ट एंड राइट, टॉप एंड बॉटम, कोई भी एक सिंपल कंस्ट्रेंट यूज़ करना चाहते हैं, और आप उस जो आपकी इंटरनल शेप है उसके ऊपर कोई भी जो है वो साइज़ के ऊपर इफेक्ट नहीं करना चाहते, आप जस्ट ये चाहते हैं कि उसकी पोजीशन मेंटेन रहे, तो आप हमेशा वो लेफ्ट एंड राइट, टॉप एंड बॉटम जो है उनमें से कोई भी सिंपल सी कंस्ट्रेंट यूज़ करके अपने डिज़ाइन जो है उनको इम्प्रूव कर सकते हैं, राइट। सो आई होप यहाँ तक कंसंट्रेंट क्लियर हो गए होंगे। अगर कंसंट्रेंट की प्रॉपर समझ आ गई है, सो कमेंट के अंदर प्लीज़ ड्रॉप अ यस, और लाइक कर दें, और आगे चलते हैं हमारी इस क्लास के दूसरे टॉपिक के ऊपर जो कि हमें डिस्कस करना है, और वो बेसिकली हमारा टॉपिक है ऑटो लेआउट। बहुत सारे लोगों के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है डिज़ाइन के अंदर, उनको समझ नहीं आती कि ऑटो लेआउट क्या होते हैं, उनको कैसे यूज़ किया जाता है, और अ, उनको यूज़ करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए, राइट। सो पहली बात मैं हमेशा ये क्लियर कर दूं कि आपको ऑटो लेआउट यूज़ करना चाहिए। इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट, अ रियली हैंडी टूल, और आपको वो हेल्प कहाँ पे करता है, जब आप हमेशा रेस्पॉन्सिव डिज़ाइन बना रहे होते हैं, और आप ये कहते हैं कि आपके बटन का साइज़ हमेशा आपके बटन की टेक्स्ट के साथ इंक्रीज़ हो, उसकी स्पेसिंग और वो सारी चीज़ें मेंटेन रहें, तो आपको हमेशा ऑटो लेआउट यूज़ करना चाहिए। जैसे सिंपल से हम स्टार्ट करते हैं। मैंने एक रेक्टेंगल लेनी है, और उस रेक्टेंगल से मैं सपोज़ यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना देता हूँ, और ये एक हमारी रेक्टेंगल है, राइट। और इस रेक्टेंगल के अंदर मैं एक टेक्स्ट लिखता हूँ, और वो मेरा जो टेक्स्ट है सपोज़ उसको मैं देता हूँ दिस इज़ बटन। गिव मी अ सेकेंड, दिस इज़ अ बटन, राइट। सो ये हमारा एक टेक्स्ट है, नॉट दिस एस इज़ नॉट बटन, दिस इज़ अ बटन, राइट। सो मैं जस्ट क्विकली स्केल यूज़ करके थोड़ा सा टेक्स्ट को बड़ा कर लेता हूँ, राइट। हमारी जो अगली क्लास होगी, उस क्लास के अंदर बेसिकली हम फिग्मा के कंपोनेंट्स को भी डिस्कस करेंगे, तो मे बी आपको थोड़ा सा ये लगे कि हमें कंपोनेंट्स पहले बताने चाहिए थे और ऑटो लेआउट बाद में बताना चाहिए था, ताकि आपके लिए बटन को और उन एग्जाम्पल को समझना आसान हो। तो प्लीज़ बियर विद मी, हम अगली क्लास के अंदर एक कोशिश करेंगे, और वो कोशिश क्या होगी, आपको कंपोनेंट्स समझाने की, राइट। सो मैं इन दोनों को यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, और सिलेक्ट करने के बाद अच्छा, थोड़ा सा मेरे पास स्लो है, आई एम नॉट श्योर क्यों, मे बी इंटरनेट का प्रॉब्लम हो सकता है या फिग्मा का कोई इशू हो सकता है, बट ओके। सो दिस इज़ अ बटन। अब मैं क्या चाहता हूँ, सपोज़ हमारा एक क्लाइंट आता है और ये कहता है कि हमने जो अपने इस बटन को नाम देना है, हम उसको दिस इज़ अ बटन नहीं कहेंगे, बल्कि हम उसको जो है सपोज़ ये कहेंगे कि use this button, right? So quickly, okay, why it is not just duplicating, I'm not sure, but okay. mm, I'm just pressing alt or option and just dragging it, और drag करने से आपके पास ये duplicate हो जाएगा। So
अब क्लाइंट आया या आपका जो डिज़ाइन डिसीजन था वो ये कहता है कि हम इसको नाम देंगे यूज़ बटन, यूज़ दिस बटन, सो नॉट, हम इसको कहते हैं यूज़ बटन, ठीक है। सो अब आपने देखा जैसे ही मैंने यूज़ एंड बटन लिखा तो जो हमारा पीछे बटन वाला साइज़ था उसके ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ा है, राइट? आपको नहीं समझ आ रही कि क्या अच्छा ये वाला बटन जो है इसका साइज़ हम इतना कर लें, ठीक है? या फिर इसको इधर ही रहने दें, तो आपको ये चीज़ समझ नहीं आ रही है। अब बहुत सारे बिगिनर डिज़ाइनर क्या करते हैं, वो हमेशा इसी तरह से शेप लेते हैं, उस शेप के ऊपर साइन इन लिख देते हैं, क्रिएट एन अकाउंट लिख देते हैं या कोई भी चीज़ लिख देते हैं और उसको बटन बना लेते हैं और बटन बनाने के लिए वो क्या करते हैं, उसको हमेशा वो इस तरह से टेक्स्ट लिखेंगे उस शेप के ऊपर और शेप के ऊपर टेक्स्ट लिखने के बाद वो उसको कंट्रोल जी से या कमांड जी से ग्रुप कर लेंगे और वो हमेशा जहाँ पे भी उसको यूज़ करना चाहेंगे वो इसी तरह से इसको डुप्लीकेट करेंगे और डुप्लीकेट करने के बाद वो यहाँ पे आगे जाके उस बटन को यूज़ करते जाएंगे। तो दैट इज़ अ वेरी इमेच्योर मेथड जो कि कोई भी प्रॉपर डिज़ाइनर या कोई भी जो सीनियर लेवल का डिज़ाइनर होता है वो इस तरह से काम नहीं कर रहा होता है, राइट? सो वो कैसे काम करता है, हम इसी बटन को जो है यहाँ से लेते हैं, इस बटन का जो टेक्स्ट था इस टेक्स्ट को मैं डुप्लीकेट करता हूँ और डुप्लीकेट करने के बाद यहाँ पे मेरे पास डुप्लीकेट हो गया। डुप्लीकेट करने के बाद अगर आपने जब ऑटो लेआउट अप्लाई करना होता है तो या तो आप इसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करें और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऐड ऑटो लेआउट का ऑप्शन आपको नज़र आता है, आप ऑटो लेआउट यहाँ से ऐड कर सकते हैं। अगर आपको क्लास नंबर 2 याद हो तो मैंने आपको ये कहा था कि यहाँ पे भी एक आपको ऑप्शन नज़र आएगा ऑटो लेआउट ऐड करने का, तो वो उस टाइम पे नज़र आएगा जब आपने कोई भी फ्रेम बनाया होगा। जैसे सपोज मैं यहाँ पे एक फ्रेम बनाता हूँ, ये हमारे पास एक फ्रेम है और इस फ्रेम के अंदर सपोज मैं इस टेक्स्ट की कॉपी को लेके जाऊँगा। quickly let me just drag this text here और इस टेक्स्ट को मैं यहाँ पे ड्रैग करके ले जाऊँगा और इस फ्रेम के अंदर रखूँगा यहाँ पे, राइट? और जैसे मैं यहाँ पे रखूँगा तो अब आपको एक तो कंसंट्रेट का ऑप्शन यहाँ पे नज़र आना शुरू हो गया, आपको ऑटो लेआउट के अंदर अभी भी कुछ ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा। सो मैं यहाँ पे फ्रेम को सिलेक्ट करूँगा तो फ्रेम को सिलेक्ट करने के बाद अब आपको ये दोनों ऑप्शन यहाँ पे नज़र आना शुरू हो गए हैं। ये चीज़ मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि रीसाइज टू फिट होता है। अगर आप देखें तो आपको बटन के टी से पहले आपको स्पेस नज़र आ रही है, आपको ओ के बाद एन जो है वो नज़र नहीं आ रहा है। तो मैं जैसे ही यहाँ पे इसको सिलेक्ट करूँगा तो ये हमारे बटन के जो टेक्स्ट का साइज़ है, जो उसकी कर्निंग है, जो उसकी लाइन हाइट है, उसके अकॉर्डिंगली आपका जो वो पीछे फ्रेम था वो अपने आप को रीसाइज कर लेगा, राइट? रीसाइज करने के बाद हो सकता है कि मैं यहाँ से उसको ऑटो लेआउट अप्लाई कर दूँ। अब मैं जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो इसके ऊपर आपको एक ऑटो लेआउट का ऑप्शन क्लिक करने से आपको यहाँ पे ऑटो लेआउट एडिट का ऑप्शन मिल जाएगा, जिसका मतलब ये है कि ऑटो लेआउट यहाँ पे ऐड हो गया है, राइट? अब प्रॉब्लम ये है कि मैंने डबल क्लिक कर दिया है तो डबल क्लिक करने से डबल क्लिक करने से वो बेसिकली रिमूव हो जाता है, बट जैसे ही मैं ऑटो लेआउट क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आपको एक चीज़ तो गौर करना है कि ये चीज़ चेंज हो जा रही है। जैसे अगर ये ऑटो लेआउट अप्लाई ना होता और ऑटो लेआउट अप्लाई ना करते तो हम आपको ये फ्रेम की शक्ल में हैशटैग का जो साइन है वो नज़र आ रहा है, और यहाँ पे जैसे ही मैं ऑटो लेआउट अप्लाई कर देता हूँ तो आपको ये चीज़ नज़र आ जाती है यहाँ पे कि इसके ऊपर ऑटो लेआउट हो गया है। और दूसरी चीज़ हाँ, अब आप ये देखें आपको ये दो बेसिकली रेक्टेंगल नज़र आ रही हैं और ये वर्टिकल नज़र आ रही हैं, सॉरी हॉरिजेंटल नज़र आ रही हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है? तो हॉरिजेंटल का मतलब क्या है कि यहाँ से अगर आप देखें तो आपको ये पता चल जाना चाहिए कि ऑटो लेआउट के अंदर जो जो हमारा ऑटो लेआउट इस टेक्स्ट के ऊपर फ्रेम के अंदर जो मौजूद था, इसके ऊपर जो ऑटो लेआउट लग गया है वो हॉरिजेंटल है। अब इसके अंदर कोई भी चीज़ और आप ऐड करेंगे तो ये बटन अपने आप को एक्सपेंड करेगा, बट हॉरिजेंटली एक्सपेंड करेगा, राइट? जैसे मैं आपको एक छोटी सी चीज़ और दिखा देता हूँ। हम यहाँ पे एक आइकन ले लेते हैं और उस आइकन को हम यहाँ से ओ से दिखा देते हैं। सपोज ये एक आइकन है, जस्ट इसको ऐसा समझिए अभी के लिए, ठीक है? और इस आइकन को जैसे ही मैं यहाँ से ड्रैग करके इस ऑटो लेआउट के अंदर प्लेस करना चाहूँगा, अब ये आपको नज़र नहीं आ रहा, उसकी रीज़न ये उसके साथ प्लेस नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि एक तो आप इसको यहाँ से कट करके आप यहाँ से फ्रेम को सिलेक्ट करें और फ्रेम को सिलेक्ट करने के बाद इसको पेस्ट कर दें तो ये उस ऑटो लेआउट के अंदर प्लेस हो जाएगा, राइट? दूसरा तरीका ये होता है, अगर आपको इस तरह से करना नहीं आ रहा,
और आपको समझ नहीं आ रही कि अब क्या करना चाहिए, तो आप इस ऑटो लेआउट को इस शेप को सिलेक्ट करें, जैसे ये हमारी ये शेप है, और इसको यहाँ से ड्रैग करने के बाद आप इसको यहाँ फ्रेम के अंदर लेके आके छोड़ दें, तो अब भी ये फ्रेम के अंदर प्लेस हो गया है। लेकिन अगर आप यहाँ गौर करें तो उसने टेक्स्ट को हॉरिजेंटली जो है वो क्या कर दिया है, आप इस साइड पे भी ले आए, इस साइड पे भी ले आए, तो उसने हॉरिजेंटली उसको जो है वो स्टैक किया है। आपको यहाँ से भी नज़र आ गया। उसके साथ अगर आप फ्रेम को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, जैसे सपोज मेरा ये फ्रेम यहाँ से सिलेक्टेड है, तो सिलेक्ट होने के बाद यहाँ पे भी मुझे दिखा रहा है कि ये हॉरिजेंटल है। अगर मैं यहाँ से क्लिक कर दूं तो अब ये वर्टिकल हो गया, और अगर आप यहाँ पे भी गौर करें तो आपको जो दोनों रेक्टेंगल्स हैं वो वर्टिकल नज़र आ रही हैं। अब जब भी आप कोई चीज़ और नई प्लेस करेंगे, या आप इसी को क्या कहते हैं, स्पेस को डुप्लीकेट करते जाएंगे या चीज़ों को डुप्लीकेट करते जाएंगे, तो वो वर्टिकली होंगी, राइट। और अगर आप इनको हॉरिजेंटली जा रहे हैं तो आप यहाँ से क्लिक करके अगेन उनको हॉरिजेंटल कर दें, तो अब ये क्या होगा, वो हॉरिजेंटली चले गए। ये चीज़ क्या है, फ्लो फ्री फॉर्म मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ग्रिड क्या है, ग्रिड के बारे में थोड़ा सा हिंट क्लास नंबर 1 या 2 के अंदर, दोनों आई थिंक 2 के अंदर दे चुका हूँ। उससे आगे क्या होता है, ग्रिड किस तरह से यूज़ होती है, उसके लिए एक सेपरेट क्लास होगी, तो उसको अभी आप भूल जाएं, राइट। उससे नीचे थोड़ा सा अगर आए तो ये आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा है। इस ऑप्शन को भी मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि आप अपनी डायमेंशन को किस तरह से करते हैं। एक ये आपको आइकन नज़र आ रहा है जो कि रैप का ऑप्शन होता है। इस रैप से क्या मुराद है, इसको हम थोड़ी देर बाद देखते हैं, राइट। यहाँ पे आपको डायमेंशन नज़र आ रही हैं जिसके अंदर हग लिखा नज़र आ रहा है, और अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये जो हग है इसके अंदर आपको 2-3 और भी ऑप्शन नज़र आएंगे। फिक्स्ड विड्थ क्या होती है, ऐड मिनिमम विड्थ या मैक्सिमम विड्थ क्या होती है, इसको हम फर्दर बाद में देखते हैं। अब सेम यहाँ पे भी इस साइड पे आपको कुछ ऑप्शन नज़र आएंगे, और अगर आपने फ्रेम के अंदर यानी उस ऑटो लेआउट के अंदर किसी चीज़ को सिलेक्ट किया होगा तो आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे शायद हो सकता है कि अब आपको कुछ ऑप्शन डिफरेंट भी नज़र आए। जैसे अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो अब आपको एक फिल कंटेनर का ऑप्शन नज़र आ गया, जो कि ऊपर वाले के अंदर नज़र नहीं आ रहा था, बट रेस्ट आपको वही चीज़ें नज़र आ रही हैं, राइट। अच्छा, एक चीज़ अगर आप देखें जो कि आप लोगों ने गौर करनी है, वो है इन चीज़ों के दरमियान डिफरेंस, स्पेसिंग का डिफरेंस या स्पेस, राइट। इसको स्पेस को बोलते हैं गैप। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये 10 है, यहाँ पे भी सेम वही 10 है, और यहाँ पे भी सेम वही 10 है। अगर मुझे इसे बढ़ाना है तो मैं उसके ऊपर डबल क्लिक करूँगा और अब मेरे पास ये एक चीज़ ओपन हो गई है। मैं इसको यहाँ से बढ़ाना चाहूँ तो ये 24, 25, और अब गौर करें तो उन सब के अंदर वो जो स्पेस है वो बढ़ती जा रही है, या वो गैप बढ़ता जा रहा है। और अगर आप यहाँ गौर करें तो ये आपको वही गैप 34 नज़र आ रहा है। अगर मैं इसको और बढ़ाना चाहता हूँ और मैं इसको 56 यहाँ पे कर दूँ तो वो सेम यहाँ पे भी डिफरेंस का चेंज हो रहा है। तो ये बेसिकली क्या कहलाता है, गैप कहलाता है। ये क्या चीज़ है, इसको भी हम थोड़ी देर बाद देखते हैं। उससे पहले अगर आप यहाँ पे बॉटम के ऊपर ये वाली 2 चीज़ें देखें तो इनको बोला जाता है पैडिंग, ठीक है। अब पैडिंग क्या होती है, पैडिंग से मुराद ये होता है कि जहाँ पे आपके जो फ्रेम है उस फ्रेम के जो कॉर्नर हैं, जो उसकी एंड लाइन है, उनसे आपकी जो उस फ्रेम के अंदर जो चीज़ें मौजूद हैं जिनके ऊपर ऑटो लेआउट अप्लाई किया गया है, उनके दरमियान स्पेसिंग क्या है, राइट। यहाँ पे देखें तो ये आपको बता रहा है कि उनकी हॉरिजेंटल स्पेसिंग क्या है, और यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि उनकी वर्टिकल पैडिंग क्या है, राइट। अगर आप अभी गौर करें तो 0 है। आप अगर इसको थोड़ा सा जूम करके भी देखेंगे तो आपको यहाँ पे भी नज़र आएगा कि ये जो एज हैं, एज बिल्कुल उस फ्रेम के साथ मिले हुए हैं, राइट। सेम इसी तरह से अगर आप टेक्स्ट को क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट की जो लाइन है वो बिल्कुल उसके साथ मैच हुई हुई है, राइट। सो अब हम क्या करेंगे, इसकी थोड़ी थोड़ी पैडिंग बढ़ाना शुरू करेंगे, और यहाँ से सपोज मैं ये चाहता हूँ कि ये 36 या 24 की पैडिंग इसके दरमियान साइज हो जाए, यानी उन स्पेसेस के हॉरिजेंटली। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको 24 का डिस्टेंस अब नज़र आ गया, और यहाँ से मैं चाहता हूँ कि अगेन उनको 24 की पैडिंग मिल जाए, तो आप बॉटम से भी और टॉप से भी उसको 24 की पैडिंग हो गई है, और साइड्स पे भी उनको 24 की पैडिंग हो गई है। अगर आप यहाँ पे देखें तो आप उनको 24 की पैडिंग नज़र आ रही है। बट अगर आपको स्ट्रोक्स की वैल्यू याद हो, जैसे हम ये चाहते थे कि हम इंडिविजुअल स्ट्रोक अप्लाई करें, उसी तरह अगर आप इस आइकन के ऊपर क्लिक कर देंगे तो आप अपनी पैडिंग को भी इंडिविजुअली बढ़ा सकते हैं। जैसे अगर मैं इसको 48 करता हूं तो यहाँ से आपको पैडिंग जो है उस टेक्स्ट के साथ 48 नज़र आ रही है, लेकिन इस साइड पे अभी भी आपको 24 नज़र आ रही है, बिकॉज इसकी 24 है। सेम इसी तरह से हम अगर टॉप के लिए भी 36 कर दें तो अब आपके पास ये टॉप से 36 हो गया, इस साइड से 48, यहाँ पे आपको 24 नज़र आ रही है, यहाँ पे भी आपको 24 नज़र आ रही है। लाजमी नहीं है आप उधर जाएं, आप इस पर डबल क्लिक करें, आप यहाँ से भी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। सेम इसी तरह यहाँ पे भी डबल क्लिक करें तो आप वैल्यू चेंज कर सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उस
कॉर्नर को पकड़ के यहीं से ड्रैग कर देते हैं, ठीक है। अब ड्रैग करने का नुकसान क्या है? नुकसान उसका ये है कि आपके पास अभी भी वो पैडिंग जो है वो उतनी ही 24 मौजूद है, बट उस पैडिंग के अंदर जो है वो एक स्पेस बढ़ा दी गई है जो कि गलत है, जो कि डिज़ाइन के अंदर इस तरह से ड्रैग करके आप ऑटो लेआउट के अंदर नहीं यूज़ करें। आपको हमेशा मैं ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको स्पेस बढ़ानी है एक साइड से, तो आप उस साइड पे पैडिंग बढ़ाना शुरू कर दें, राइट। अच्छा, एक चीज़ और है, आप ये चाहते हैं कि आप इन तीनों जो आइकन हैं, ये जो तीन जो हमने शेप्स रखी हुई हैं, इन शेप्स के दरमियान स्पेस कम करना चाहते हैं और इसका टेक्स्ट के साथ स्पेस बढ़ाना चाहते हैं, तो आप इन तीनों को सिलेक्ट करके इनके ऊपर एक और ऑटो लेआउट अप्लाई कर दें। ऑटो लेआउट अप्लाई करने का तरीका, अगेन उन तीनों को सिलेक्ट करें, यहाँ से जाके आप ऑटो लेआउट अप्लाई कर दें, आप राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करके आप ऑटो लेआउट अप्लाई कर दें। लेकिन जो उसका शॉर्टकट है वो सबसे क्विक तरीका है शिफ्ट ए, जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो उन तीनों के ऊपर ऑटो लेआउट जो है वो अप्लाई हो जाएगा। अब देखें इन तीनों के ऊपर ऑटो लेआउट हो गया, और अगर अब मैं ये चाहता हूं कि इन तीनों के दरमियान इनका डिफरेंस आपस में 24 हो जाए, बट इनका टेक्स्ट के साथ जो ऑटो लेआउट है वो 56 ही रहे, राइट। तो अब आपको ये समझ हो जानी चाहिए कि हमने ऑटो लेआउट के अंदर एक और ऑटो लेआउट ऐड कर दिया, तो इसका मतलब ये है कि आप ऑटो लेआउट के अंदर और भी ऑटो लेआउट ऐड कर सकते हैं। सो अगर आप यहाँ पे गौर करें तो आपको इन तीनों के ऊपर एक ऑटो लोड नज़र आ रहा है। अगर मैं इसको यहाँ से क्लोज कर दूं तो आपको दिखेगा कि हमारा एक ये फ्रेम है जो कि सर्कल का ऑटो लेआउट है, आपको यहाँ पे ये ऑटो लोड नज़र आ रहा है और नीचे आपको टेक्स्ट नज़र आ रहा है। सो अगर आप टेक्स्ट को इससे ऊपर करेंगे तो टेक्स्ट को इसके ऊपर करने का मतलब ये होगा कि आप टेक्स्ट को हमेशा पहले शो करवाना चाहते हैं, तो ये जस्ट आपको जस्ट देखनी है कि कौन सी प्लेस किस जगह पे आ रही है, राइट। सो मैं क्विकली क्या करता हूँ यहाँ से हम जो ये ऑटो लेआउट है इस ऑटो लेआउट को ख़त्म करना चाहते हैं और हम ये चाहते हैं कि इसके ऊपर ऑटो लेआउट ना हो, तो मैं जस्ट इसको क्विकली शेयर सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से इसको अनग्रुप कर दूँ या फिर रिमूव ऑटो लेआउट करूँगा, और मैं ये सजेस्ट करूँगा कि हमेशा रिमूव ऑटो लेआउट क्या करें। अगर आप रिमूव ऑटो लेआउट करेंगे तो वो तीनों चीज़ें ग्रुप के अंदर अब फ्रेम के अंदर रहेंगी, राइट। अगर आप यहाँ देखें तो वो फ्रेम के अंदर कन्वर्ट हो गए, बट एक चीज़ अगर आपने याद रखनी है, अगर आप यहाँ से अनग्रुप करेंगे तो तब क्या होगा, लेट्स सी। जब हम इसको सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करके अनग्रुप करते हैं, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो क्विकली अनग्रुप कर देते हैं, तो अब ये अनग्रुप हो गए हैं और ग्रुप होने के बाद अभी भी ग्रुप की फॉर्म में पड़े हैं, बट उस ग्रुप के अंदर आपको ऑटो लेआउट ये अभी भी नज़र आ रहा है, राइट। अगर आप यहाँ पे देखें, एक सेकंड, आई थिंक आई डिड मिस्टेक। वो मिस्टेक क्या थी कि मैंने उनको अनग्रुप करने बजाय ग्रुप कर दिया था, राइट। सो आई बैक माई अपार्ट, यहाँ से इसको अनग्रुप करें और अनग्रुप करने के बाद देखें अब उनके ऊपर क्या डिफरेंस पड़ता है। अगेन वो हमारी वही तीन शेप्स हमारे पास वापस आ गई हैं, अब वो फ्रेम के अंदर कन्वर्ट नहीं हुए हैं, राइट। सो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, एक को हम रखेंगे और इसको हम इधर कर देते हैं। लाइक एक ट्रेलिंग आइकन होता है और एक आपके लीडिंग आइकन होता है। ये क्या चीज़ें होती हैं ये हम कंपोनेंट की क्लास में पढ़ेंगे मे बी, या फिर आगे जब हम डिज़ाइन सिस्टम बनाना शुरू करेंगे तो हम वहाँ पे इसको डिस्कस करेंगे, राइट। सो अभी के लिए सिंपल मैंने 3-4 चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर दी, बहुत ही इजी थी, बट अभी हम थोड़ा सा इधर आते हैं और हम इस वाले मिसाल को देखते हैं कि हमने जो एग्जांपल एक क्रिएट की थी कि हमारा जो दिस इज़ बटन है और यूज़ बटन है, उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। सो मैं क्विकली यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ और इन दोनों को हम डिलीट करते हैं ताकि हमारी जो एग्जांपल है वो सेम वहीं से शुरू हो। सॉरी, आई एम नॉट श्योर कि वो मेरा टच के ऊपर हाथ लग गया था, जिसकी वजह से वॉल्यूम का आपको साइन दिखा होगा। सो आई बैक माई अपार्ट, बट ओके। सो हम यहाँ से क्या करते हैं, हम यहाँ इसको सिलेक्ट करते हैं। अच्छा, हम इसकी स्पेसिंग देखते हैं कि टॉप एंड बॉटम के साथ इस टेक्स्ट की उस शेप के साथ स्पेसिंग क्या है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। सो अब ये स्पेसिंग देखते कहते हैं, अगर आप मैक के ऊपर हैं तो आप कमांड एंड ऑप्शन प्लस करके अपने कर्सर को जब मूव करेंगे तो आपको ये स्पेसिंग नज़र आ जाएगी, और अगर आप अपने विंडो को यूज़ कर रहे हैं और आप वहाँ पे कंट्रोल और आल्ट इकट्ठे प्रेस करके माउस को हॉवर करेंगे तो आपको ये स्पेसिंग दिख जाएगी। सो देखें यहाँ पे ये इस साइड पे 41 है, सॉरी 71 है और टैप एंड बॉटम से 51 है। तो अब हम यहाँ पे भी सेम वर्क करना चाहते हैं साइज़, तो यहाँ से कभी भी ड्रैग नहीं करना, आपने हमेशा इसको यहाँ से ड्रैग करना है। अच्छा, एक तरीका ये भी होता है, अगर आप दोनों को डिफरेंस दिखाना चाहते हो तो यहाँ से भी कर सकते हो, बट मैं इन दोनों को सिलेक्ट करके अभी 71 कर दूंगा और यहाँ से मैं इसको 58 कर दूंगा, राइट। सो दिस इज बटन अगेन, अब दोनों का साइज सेम है, दोनों के अंदर डिफरेंस नहीं है, राइट। बट
एक चीज़ आप गौर करें, तो अब इसके ऊपर ऑटो लेआउट अप्लाइड है और इसको जब मैं ड्रैग करके या कंट्रोल करके इसको कंट्रोल डी कर देता हूँ, जैसे ही कंट्रोल डी करेंगे तो वो उसके साथ डुप्लीकेट हो जाएगा, या फिर आप ऑल्ट प्रेस करके ड्रैग करेंगे तो तब भी ये डुप्लीकेट हो जाएगा, राइट। अब इसको यहाँ रखते हैं, दोनों को अगर आप साइज देखें तो वो बराबर है, लेकिन अब आपने यहाँ पे डिफरेंस देखना है। मैं डिफरेंस क्या करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे लिखूंगा यूज बटन, ठीक है। तो यूज बटन के साथ जो उसका बैकग्राउंड है वो बैकग्राउंड भी उसके साथ एडजस्ट हो गया है, और जितनी मुझे साइजिंग चाहिए थी, उसकी मार्जिनल स्पेस चाहिए थी उसके इर्द गिर्द, तो वो वहाँ पे आपस में क्या कर रही है, मेंटेन हो रही है। अच्छा, अब बहुत सारे लोगों का ख्याल होगा कि हमने यहाँ पे कोई टैक्स कंसंट्रेन अप्लाई नहीं की, तो हम कंसंट्रेन अभी अप्लाई नहीं कर रहे। रीज़न क्या है कि वो मैं अभी आपको ऑब्वियसली आपको समझा तो दिया है, बट हम उनको यूज़ कैसे करेंगे, यूज कब करेंगे, वो ऑब्वियसली हाँ मैं आपको आगे समझाता जाऊँगा, तो फिर हम उनको यूज़ भी करेंगे जैसे हम फर्दर डिज़ाइन की तरफ जाएंगे। बट अभी आप जस्ट आई बिलीव कि आपको उनकी समझ आ गई होगी और आपके बैक ऑफ द माइंड जो है वो मौजूद होगी, राइट। बट ये चीज़ आपको क्लियर हो गई कि जैसे आपका टेक्स्ट यहाँ पे क्रिएट होगा, मैं सपोज यहाँ पे लिखता हूँ साइन इन, राइट। मैं सपोज यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज अ बटन यूज टू क्रिएट अकाउंट, राइट। अब अगर आप गौर करें तो वो हमारे साथ क्या होता जा रहा है, उसी टेक्स्ट के साथ वो बढ़ता जा रहा है। सो स्पेलिंग मिस्टेक है, स्पेल की मिस्टेक नहीं है, एच कैपिटल है, फिग्मा ने आपको रेड अलर्ट कर दिया। सिंपली राइट क्लिक करके उस वर्ड को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करें तो आपकी वो जो स्पेलिंग की मिस्टेक होगी या जो भी मिस्टेक होगी फिग्मा आपको हाईलाइट कर देगा। या फिर एक प्लगइन स्पेल चेकर है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं और आपके पास वो चीज़ क्लियर हो जाएगी। बट आपको यहाँ पे समझ आ गया कि बटन को क्रिएट करते हुए या कोई भी डिज़ाइन क्रिएट करते हुए आपको ऑटो लेआउट क्यों यूज़ करना है, राइट। सो आई एम प्रीटी होपफुल कि यहाँ तक तो आपको चीज़ क्लियर हो गई होगी कि आपका ऑटो लेआउट क्या है, पैडिंग क्या होती है, और ऑटो लेआउट के अंदर हॉरिजेंटल किस तरह से वो यूज़ होता है और वर्टिकल किस तरह से यूज़ होता है, चीज़ों के दरमियान गैप किस तरह से होता है। सो एक बटन ये और भी मौजूद है, इसको भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर हम अलाइनमेंट की तरफ भी आते हैं कि अलाइनमेंट क्या होती है। बट ऑटो लेआउट सेटिंग आपको अगर देखनी है तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ऑटो लेआउट की ये सेटिंग्स नज़र आएंगी। ये सेटिंग क्या होती हैं, हम पहले इनको डिस्कस कर लेते हैं और फिर हम अलाइनमेंट्स की तरफ बढ़ेंगे, राइट। अच्छा, अब हम इन सेटिंग की तरफ जैसे ही बढ़ते हैं तो आपको ये 3 टेक्स्ट नज़र आ रहे हैं। एक टेक्स्ट के कुछ साइज़ डिफरेंट है, लाइक एक टेक्स्ट आपको साइज़ नज़र आ रहा है जो कि 32 है, फिर एक टेक्स्ट आपको नज़र आ रहा है जो कि आपके पास 50 है, और एक टेक्स्ट आपको नज़र आ रहा है जो कि 70 है, राइट। सो अभी ये टेक्स्ट आपस में सेंटर अलाइन हैं। इट्स प्रीटी क्लियर कि ये तीनों चीज़ें मैं आपके सामने अगर सेलेक्ट करता हूँ और सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से आपको दिखा भी देता हूँ कि अगर मैं उनको सेंटर अलाइन कर दूं तो ये आपस में लाइक सेंटर अलाइन भी हो चुके हैं, राइट। बट एक प्रॉब्लम क्या है, अगर मैं इन तीनों को सेलेक्ट करता हूं तो आपको इन तीनों की बेस लाइन ये नज़र आ रही है, राइट। जब भी आप चीज़ों को डिज़ाइन कर रहे होते हैं और आगे जब हम टेबल्स क्रिएट करना चाहेंगे या जब हम आगे फर्दर बढ़ेंगे और आप इन चीज़ों को टेक्स्ट को एक बेस लाइन के ऊपर डिज़ाइन करना चाहेंगे तो वो तरीकाकार क्या होगा। टेक्स्ट का साइज तो हमेशा टाइपोग्राफी के अंदर, डिज़ाइन सिस्टम के अंदर चेंज हो रहा होता है, तो आप हमेशा इसके ऊपर ऑटो लेआउट अप्लाई करेंगे। ऑटो लेआउट अप्लाई करने के लिए हम यूजिंग शॉर्टकट शिफ्ट ए। जैसे ही आप शिफ्ट ए सेलेक्ट करेंगे तो अब आपको नज़र आ गया कि ये इनके ऊपर ऑटो लोड अप्लाई हो चुका है। इन तीनों के दरमियान जो गैप है वो 75 का है और इनके ऊपर पैडिंग अभी 0 है। सो आपको यहाँ से 0 पैडिंग नज़र आ रही है। सो क्विकली मैं इसके ऊपर 24 पैडिंग कर लेता हूँ और यहाँ से भी 24 पैडिंग कर लेता हूँ। पैडिंग क्यों यूज़ की है, जस्ट आपको दिखाने के लिए, समझाने के लिए, अदरवाइज़ कोई ज़रूरी नहीं है यहाँ पे। बट अब ये वाला हमारा समझ आएगा। इसको जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपको ये एक बॉटम पे एक ऑप्शन नज़र आ रहा है जिसका लिखा हुआ है अलाइन टेक्स्ट बेसलाइन, और ये आपके पास अभी नेगेटिव के ऊपर नज़र आ रहा है। सो जैसे ही आप इसको चेक करेंगे और आप ये करेंगे कि आपका जो बेसलाइन का टेक्स्ट है उसको आप इनेबल करेंगे तो अब ये देखें आपके पास टेक्स्ट जो है वो सारे का सारा बेसलाइन के ऊपर जा चुका है, राइट। थोड़ा सा डिफरेंस अगेन मैं दिखा देता हूँ। अब आप ये देखें, ये बॉटम लाइन के ऊपर, बेस लाइन के ऊपर टेक्स्ट है। इसका मैं पैडिंग को यहाँ से 0 कर दूँ तो मे बी आपके लिए और सुपर क्लियर हो जाएगा। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, क्विकली मैं यहाँ से इसको 0 करता हूँ जो हमारी पैडिंग है। आप ये देखेंगे कि ऑटो लेआउट की जो हमारा बेस लाइन है उस बेस लाइन के ऊपर अगेन थोड़ा सा गौर कीजिएगा क्विकली, अगर मैं इसको सेंटर अलाइन करता हूँ तो ये आपस में सेंटर अलाइन होते हैं। बट अब हमेशा क्या चाहते हैं कि वो आपका बेस लाइन के ऊपर रहे, बेस लाइन के साथ अलाइन रहे, तो आपने यहाँ से इसको चेक कर देना है और ऑटो लोड के अंदर यहाँ से आपका टेक्स्ट जो है वो बेस लाइन के अंदर नज़र आ जाएगा।
उसके साथ आपको दो ऑप्शन ऊपर भी नज़र आए हैं, वो दोनों ऑप्शन क्या होते हैं, ये हमारे पास एवाटार्स होती हैं, डिज़ाइनर हम इनको भी यूज़ कर रहे होते हैं। सो मैं क्विकली अच्छा एक तरीकाकार क्या है, मैंने अभी कोई ऑटो लेआउट अप्लाई नहीं किया और आपने डिज़ाइन के अंदर बहुत सारी जगहों पे देखा होगा कि आप हमेशा इस तरह से अलाइन कर देते हैं, एक दूसरे के ऊपर कुछ टेबल आप दिखाना चाहते हैं तो आप इस तरह से दिखा सकते हैं, ठीक है। आप ये चाहते हैं कि ये वाला जो क्या कहते हैं फर्स्ट है, सपोजिंगली ये जो मेमोजी 1 है इसको मैं फर्स्ट का नाम दे देता हूँ, ये सेकंड है और ये थर्ड है। तो आप ये चाहते हैं कि इसकी जो प्लेसमेंट है वो कुछ इस तरह से हो कि जो सेंटर है वो आपका बैक साइड पे हो, फिर उसके बाद बॉटम पे ये हो। सो यू 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 वांट टू प्ले विद दीज थिंग्स, राइट। क्विकली मैं इनको अंडू करूंगा और अंडू करने के बाद मैं यहाँ से इनको अगेन उसी डिस्टेंस के ऊपर ले जाऊंगा जो हमारा डिस्टेंस था। सो हम प्रेसिंग कंट्रोल जी आर कमांड जी यूनिवर्सल अंडू है। इन तीनों को सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे ऑटो लोड अप्लाई करें। सो शिफ्ट ए, जैसे ही मैं शिफ्ट ए सेलेक्ट करूंगा तो इन सब के ऊपर एक ऑटो लेआउट कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ से अब आप गैप जो है उन गैप को अब अगर नेगेटिव की तरफ ले जाएं तो आप यहाँ से नेगेटिव भी ला सकते हैं, ठीक है। सो एक बात हमेशा याद रखिएगा, जितना भी फिग्मा के अंदर वैल्यूज मौजूद हैं वो सारी की सारी नेगेटिव के अंदर जा सकती हैं। सो अगर मैं यहाँ से गैप -10 कर देता हूँ तो आपको यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि ये -10 है, राइट। इसी तरह से अगर आप ये चाहते हैं कि -10 नहीं ये और ज़्यादा एक दूसरे के ऊपर चले जाएं तो यहाँ से आप उसकी वैल्यू को बढ़ाते जाएं तो अब आपके पास ये उसके ऊपर बढ़ते जा रहे हैं, राइट। सो ये माइनस के अंदर इनका गैप चला गया। बट एक चीज़ और है, जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देखना चाहते हैं कि आप उनके स्ट्रोक्स को उस गैप के अंदर इंक्लूड करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। सो छोटी सी एक मैं एग्जाम्पल को हिंट दे देता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये उसका जो हमारा क्या कहते हैं शेप है। अगर मैं इसको थोड़ा सा और एक पॉइंट कम करूं तो मे बी मैं आपको एक पॉइंट देख सकूं कि ये देखें, अब हमारा जो गैप है उस गैप के अंदर यहाँ पे जो उनका स्ट्रोक है वो एक्सक्लूडेड है। सो एक्सक्लूडेड का मतलब ये है कि उस गैप के अंदर इनका ये जो ऊपर स्ट्रोक लगा हुआ है इस स्ट्रोक को काउंट नहीं कर रहा। और जैसे ही आप यहाँ से जाके देखेंगे और मैं इसको इंक्लूडेड करूँगा तो इंक्लूड करने से अब क्या होगा कि अब जितना भी हम गैप बढ़ाएंगे उस गैप के अंदर वो उसके स्ट्रोक को भी इंक्लूड कर रहा होगा, राइट। सो दिस इज जस्ट सिंपल, इसके अंदर कोई डिफरेंस इतना ज़्यादा मास्टर प्लानिंग या कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि आपको समझ ना आए। बट अभी अगर आप देखें तो मैंने जैसे इनको ऑटो लोड किया था तो ऑटो लोड करने के अंदर इनकी ये जो लास्ट वाला है ये सबसे टॉप के ऊपर है। तो अगर आप इसको यूज़ कर रहे होंगे कहीं पे और आप ये चाहते हैं कि हमेशा लास्ट वाला जो है वो नीचे रहे और जो फर्स्ट वन है वो हमेशा टॉप के ऊपर आए, तो आप यहाँ से इसको क्लिक कर दें और क्लिक करने के बाद आपके पास ये फर्स्ट ऑन टॉप हो जाएगा, यानी पहले वाला टॉप के ऊपर हो जाएगा और आखिरी जो है वो बॉटम पे चला जाएगा। तो ये कुछ ऑप्शंस होते हैं ऑटो लेआउट के अंदर, जब आप टेबल क्रिएट कर रहे होंगे तो ये या चीज़ वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, राइट। अब जितनी भी चीज़ें थी हमने बहुत सारी इसके अंदर एक्सप्लेन कर दी। एक तो अभी हमने ये हग और ये वाले जो फीचर्स हमने देखे थे वो एक्सप्लेन नहीं किए और एक मैंने आपके साथ अलाइनमेंट जो है वो एक्सप्लेन नहीं की। अब पहली चीज़ तो आप सपोजिंगली ये एक एलिप्स है और इस एलिप्स को मैं इस जो है हमारा ऑटो लेआउट इसके साथ करने की कोशिश करता हूँ। अब ऑटो लेआउट अप्लाई हो गया। अब अगर यहाँ से आप इसको थोड़ा सा गौर से देखेंगे तो मैं इस साइज़ को बड़ा कर रहा हूँ, पैडिंग वगैरह को मैंने इंक्रीज़ अभी नहीं किया। बट अब यहाँ से अगर आप यहाँ देखें तो इसको मैं जैसे ही बॉटम के ऊपर क्लिक करूँगा तो वो शेप बॉटम के ऊपर आना शुरू हो जाएगी। सो ये अलाइनमेंट होती हैं कि जब भी आप दो चीज़ों को सेलेक्ट कर रहे होते हैं तो सेलेक्ट करने के बाद जो हमारी क्या कहते हैं जो डिज़ाइन एलिमेंट के साथ हमने उसको शिफ्ट किया है वो कहाँ पे हो रही है। सो जैसे देखें मैंने बॉटम के ऊपर सेलेक्ट किया तो बॉटम के ऊपर आ गया। सो सिमिलरली अगर मैं सेंटर के ऊपर उसको अलाइन करूँगा तो वो सेंटर के साथ अलाइन हो जाएगा। और इसी तरह अगर मैं उसको सेंटर के अंदर अलाइन करूँगा, लाइक हॉरिजेंटली भी सेंटर के अंदर हो, वर्टिकली भी सेंटर के अंदर हो, तो ये उसके साथ ही अलाइन होता जाएगा, राइट। सो आपको ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि जब भी आप किसी भी डिज़ाइन एलिमेंट के ऊपर ऑटो लेआउट अप्लाई करते हैं तो उनको हमें अलाइन कैसे करना है, राइट। सो जब भी आप अलाइनमेंट होती हैं वो दो तरह की होती हैं। एक अलाइनमेंट क्या होती है आपकी, वो फिक्स अलाइनमेंट कहलाती है। फिक्स अलाइनमेंट के अंदर क्या होता है कि वो आपकी जो शेप होती है वो उसी जगह पे स्टक रहती है। जैसे सपोज अगर मैं
इस चीज़ को थोड़ा-सा और बड़ा करता हूँ। अभी क्योंकि उसके ऊपर वो कंसंट्रेन अप्लाई हुई हुई हैं, तो वो फिग्मा कंसंट्रेन अप्लाई को बाकी को अभी मूव करवा रहा है। तो इस वजह से हम थोड़ा-सा उसके ऊपर स्टक हो रहे हैं, बट मैं अगेन आपको एक्सप्लेन करूँगा कि वो किस तरह से चीज़ें जो हैं वो डिफरेंस क्रिएट कर रही हैं बट आगे जाके, राइट? सो एक्चुअली ये जो हमारी पीछे हमने शुरू में कंसंट्रेन अप्लाई की थी, फिग्मा अभी भी उसको फॉलो कर रहा है। सो आई एम नॉट श्योर क्यों फॉलो कर रहा है, बट वी विल टॉक अबाउट दैट स्टफ लेटर ऑन, राइट? सो अब क्या है यहाँ पे, अगर आप देखें तो ये एक हमारी एक नैप बार है और इस नैप बार के ऊपर हम क्विकली क्या करते हैं, ऑटो लेआउट अप्लाई कर देते हैं। सो जैसे ही मैं ऑटो लेआउट अप्लाई करूँगा, तो अब क्योंकि इसके ऊपर ऑटो लेआउट अप्लाई हो गया और यहाँ से ये देखें कि ये हमारे पास सेंटर के अंदर लेफ्ट अलाइन है। सो अगर मैं इसको यहाँ से बढ़ाना शुरू करूँगा तो इसके ऊपर कोई इफेक्ट क्रिएट नहीं होगा। क्यों इफेक्ट क्रिएट नहीं हो रहा? हमारे जो डिज़ाइन एलिमेंट्स हैं वो उसी तरह लेफ्ट साइड पे अलाइन हैं। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि मैंने उनको स्टैक किया हुआ है और स्टैक्ड अलाइनमेंट है, ठीक है? एक अलाइनमेंट वो होती है जिसके अंदर वो उसी तरह से ग्रो होते हैं जैसे-जैसे शेप ग्रो हो रही होती है, राइट? सो उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे गैप के ऊपर जाना है और गैप के ऊपर जाने के बाद आपने ऑटो पे क्लिक कर देना है, राइट? अब ऑटो पे क्लिक क्यों किया? हमने गैप को खुद से मैनुअली क्यों नहीं चेंज किया? उसकी रीज़न ये है कि हमें इन एलिमेंट्स के दरमियान, इन आइकन के दरमियान स्पेसिंग जो है वो परमानेंट चाहिए, लाइक कंसिस्टेंट स्पेसिंग चाहिए, ताकि जब भी हम रेस्पॉन्सिव डिज़ाइन की तरफ जाएँ तो हमारी ये जो स्पेसिंग है वो फिग्मा खुद ब खुद रिस्पॉन्ड करे और रिस्पॉन्सिव हो। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो भी आपको वो तीनों साइड पे जो है वो अलाइनमेंट नज़र आ रही है, राइट? सो अब अगर आप इस साइज़ को बढ़ाएँगे, जैसे मैं इस साइज़ को यहाँ से पकड़ के बढ़ाता हूँ, तो आपके पास जो डिज़ाइन एलिमेंट जो अंदर यूज़ हो रहे हैं, वो एलिमेंट भी क्या करेंगे, उसके साथ उसी तरह से बढ़ते जाएँगे और उनकी स्पेसिंग बढ़ती जाएगी। सो सपोज़िंगली आपने अगर मोबाइल के लिए बनाया था, तो ये मोबाइल के लिए उनके दरमियान स्पेसिंग होगी, ठीक है? और अगर आप इस डिज़ाइन को बढ़ा के ऑब्वियसली टैबलेट के लिए बढ़ाना चाहते हैं, तो अब आपने इनके ऊपर ऑटो लेआउट अप्लाई कर दिया, जो कि यहाँ से ऑटो लेआउट आपने अप्लाई किया, तो वो ऑटो लेआउट क्या करेगा, उसको एक्सपेंड करता जाएगा और एक्सपेंड कहाँ तक होगा, आपके उस क्या कहते हैं, सपोजिंगली जो फिग्मा का आपने उसको कंसंट्रेन अलाइनमेंट दे दी है कि वो उस स्पेसिंग को मेंटेन करे, राइट? इसी के साथ 2 चीज़ें मैं आपको क्लियर कर देता हूँ और वो चीज़ें क्या हैं, आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे और आप इसके अंदर ऐड मिनिमम विड्थ और ऐड अ मैक्सिमम विड्थ को भी देख लेते हैं, राइट? सो मिनिमम विड्थ का मतलब क्या है कि आप इस नैव बार को कितना छोटा कर सकते हैं, इसका साइज़ कितना कम हो सकता है। सो सपोजिंगली मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, ऐड अ मिनिमम विड्थ, और ऐड अ मिनिमम विड्थ के अंदर मैं इसको मिनिमम विड्थ देता हूँ कि ये 375 तक ही रहे, राइट? तो ये इसकी मिनिमम विड्थ हो गई, राइट? यानी लाइक सपोजिंगली ये इसकी मिनिमम विड्थ हो गई, जो कि इसको मिनिमम विड्थ तक ले जाएगी। इसी तरह अब मैं क्या करूँगा, इसको एक मैक्सिमम विड्थ दे दूँगा, और वो मैक्सिमम विड्थ क्या हो सकती है कि वो अच्छा रिमूव अ मिनिमम विड्थ, अगर आप रिमूव करना चाहते हैं, बट अगर मुझे मैक्सिमम विड्थ क्रिएट करनी है तो मैक्सिमम विड्थ मेरी क्या हो सकती है, मैं ये कहता हूँ सपोजिंगली कि वो अगर लाइक आप हॉरिजेंटल केस में एक जो हमारे मैकबुक की स्क्रीन होती है उसको देख रहे हैं और वो 832 होती है, तो मैं इसको 832 को सिलेक्ट करके यहाँ पे सिलेक्ट कर दूंगा, राइट? तो अगर आप यहाँ पे देखें तो उसको आपको 832 की मैक्सिमम विड्थ जो है वो भी दिखा दी है। अब मेरे पास इस क्या कहते हैं नैप बार है, ये नैप बार के ऊपर मिनिमम विड्थ भी लग चुकी है और इसके ऊपर एक मैक्सिमम विड्थ भी लग चुकी है, राइट? अब होगा क्या कि ओके, ये फिग्मा की तरफ से कुछ हिंट आ रहा है, बट इसको भी छोड़ दें। सो अगर आप अभी देखें, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं इसकी साइज़ को देखूँ, नॉट दिस वन, मुझे ये टैप नैप बार को सिलेक्ट करना है, राइट? अगर मैं देखूँ तो ये 595 पे है। सो इसको मैं यहाँ से कम करूँ और मैं कम करने के बाद इसको देखें कितना कम कर सकता हूँ। सो हम इसको ट्राई करते हैं। सो आप कम करते जाएँ, मे बी वो आपके पास कम होती जाए, राइट? आई एम नॉट श्योर फिग्मा क्यों नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा, बट अगर आप देखें तो आपके पास साइज़ थोड़ा सा डिफरेंस हो रहा है, बट साइज़ का मतलब ये है कि वो क्यों हो रहा है उसको हम बाद में देखते हैं। बट अभी तक आप देखें कि ये यहाँ तक रेड लाइन हमें शो हो गई है कि इससे ज़्यादा और मिनिमम इसकी विड्थ नहीं हो सकती है, राइट?
और अगर आप मैक्सिमम वेट की तरफ जाएँगे तो आप जब भी इसको बढ़ाते जाएँ और बढ़ाने के बाद जब आप 832 तक पहुँचेंगे, जैसे अभी आपके पास 832 आ गया और आप उसको ड्रैग करके और बढ़ाना चाहते हैं, तो अब ये और नहीं बढ़ रही है और आपको एक रेड लाइन शो गई हो गई है, जिसका मतलब ये है कि अब ये इसकी मैक्सिमम विड्थ हो गई है, राइट? तो मिनिमम विड्थ और मैक्सिमम विड्थ का मतलब ये होता है कि आप हमेशा ये देखना चाहते हैं कि रिस्पॉन्सिव केस के अंदर आपका डिज़ाइन कितना ग्रो हो, कितना बड़ा हो, कितने साइज़ तक, और फिर उससे कम होता हुआ वो कितने साइज़ तक छोटा हो। तो वो आप एक लिमिट लगा देते हैं, उस लिमिट को हम मिनिमम विड्थ या मैक्सिमम विड्थ कहते हैं। और सेम यही सिनेरियो होता है कि जब आप अपने हाइट को भी बढ़ाना दिखाना चाहते हैं कि आपका मैक्सिमम हाइट कितना हो और मिनिमम हाइट कितना हो। ये यूज़ होता है कार्ड के अंदर कि अगर आपने कार्ड को कितना लेंथ के अंदर चेंज करना है, कितना उसको छोटा करना है, मैक्सिमम हाइट उसके ऊपर कितनी होनी चाहिए, तो ये आप चीज़ें उनके ऊपर बाद में अप्लाई करते हैं, राइट? बट आई होप सो कि आपको ये चीज़ भी समझ आ गई होगी कि मिनिमम विड्थ से क्या मुराद है और मैक्सिमम विड्थ से भी क्या मुराद है, राइट? हम अगली एग्जांपल की तरफ चलते हैं और अगली एग्जांपल क्या होगी, अभी आपको एक दो शेप्स नज़र आ रहे हैं। इस शेप के ऊपर यहाँ पे कंसंट्रेंट आपको लगी नज़र आ रही है टॉप एंड लेफ्ट के साथ, और इसके साथ आपको लगा नज़र आ रही है टॉप एंड लेफ्ट के साथ है। मैं ये नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि ये हमेशा राइट के ऊपर रहे, तो मैं इसको राइट के साथ लगा देता हूँ। और अब मैं फ्रेम को सिलेक्ट करके यहाँ पे जो है वो क्या कहते हैं, शिफ्ट ए क्लिक कर देता हूँ या ऑटो लोड अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है? अब इसके अंदर ऑटो लोड अप्लाई हो गया। यहाँ पे ऑटो का मोड है। ऑटो का मतलब ये है कि जितना साइज़ बढ़ेगा तो वो हमेशा उसके साथ मेंटेन रखेगा उस स्पेस को, राइट? एक चीज़ तो ये आपको माइंड में हो गई कि वो साइज़ जो है वो स्टैक रहेगा और स्टैक रहने के बाद वो वहाँ पे ही ग्रो करता जाएगा। अच्छा, अब ये देखें, ये उस साइड पे क्यों गया और ये इस साइड पे क्यों आया, इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि जब मैंने ऑटो लोड से पहले इनके ऊपर कंस्ट्रेंट लगाई थी, तो ये कंस्ट्रेंट मैंने सेट कर दी थी। सो हम बैक करते हैं, बैक जाके कंस्ट्रेंट को अगेन चेंज करते हैं और चेंज करने के लिए मैंने अगेन उसके ऊपर ऑटो लोड ख़त्म कर दिया। अब जैसे ही मैंने उसके ऊपर ऑटो लोड ख़त्म किया है, तो अब मुझे इसकी कंसंट्रेन लगानी है, ठीक है? सो अब कंसंट्रेन के लिए अच्छा, एक चीज़ अगर आप गौर करें, गिव मी अ सेकंड, एक चीज़ अगर आप गौर करें तो वो ये है कि क्या हो गया फिग्मा को, आई एम नॉट श्योर, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके, सो अगर आप एक चीज़ गौर करें तो वो ये गौर करने वाली चीज़ ये है कि जब मैं यहाँ से उस फ्रेम को ऑटो लेआउट अप्लाई करने के बाद बैक करके लाता हूँ, तो अभी भी हमारे पास क्योंकि वो चीज़ मौजूद है, सो मुझे इसको अंडू करना है। मैं नहीं चाहता कि उसके ऊपर कोई कंसंट्रेंट ऑटो लेआउट रहे। सो हम क्विकली इसको अंडू कर लेते हैं और अंडू करने के बाद अब ये हमारे पास आ चुका है। सो अगर आप ये चाहते हैं कि उसके ऊपर कोई कंसंट्रेंट ना रहे, या आप ये चाहते हैं कि वो लेफ्ट राइट के साथ ग्रो करे, जैसे हमने ये एक्सप्लेन कर लिया था, तो हम इसको लेफ्ट राइट कर लेते हैं, ठीक है? जस्ट यहाँ से हम इसको लेफ्ट एंड राइट कर लेंगे, इस साइड पे भी अप्लाई कर लें या आप यहाँ से सेलेक्ट कर लें, ठीक है? ओके, गिव मी अ सेकेंड, यहाँ से हम उसको अगेन लेफ्ट एंड राइट, ठीक है? और इसके ऊपर भी हम यहाँ से लेफ्ट एंड राइट अप्लाई कर देते हैं। ओके, सो क्विकली व्हाट हेल, हम इसको यहाँ से भी लेफ्ट एंड राइट कर देते हैं, राइट? सो जैसे मैं इसको लेफ्ट एंड राइट को लगाता हूँ और यहाँ से अब हम क्या करते हैं, इसको शिफ्ट ए करके ऑटो लोड अप्लाई करते हैं, तो अब ऑटो लोड अप्लाई हो गया है। सो अगर मैं इसको अब ड्रैग करता हूँ तो आप लोगों को ये नज़र आ जाना चाहिए कि अब वो किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, राइट? आप देखें, उसके ऊपर लेफ्ट एंड राइट लगा हुआ है, तो इस वजह से वो वहाँ पे कोई चीज़ उसके ऊपर शो नहीं कर रहा है, राइट? अब देखें, इसके ऊपर दो चीज़ें आपने यहाँ से समझनी है। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, तो आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा और वो ऑप्शन होगा फिक्स का। तो फिक्स का मतलब ये है कि वो अपनी साइज़ को उसी जगह पे फिक्स रखेगा। और एक और ऑप्शन है, उसका है कंट्रोल फिल कंटेनर का। तो जैसे अगर आप देखें, मैं फिल कंटेनर के ऊपर हवर करता हूँ, तो आप एक रेड लाइन शो हो रही है, और रेड लाइन का मतलब ये है कि ये ग्रो करके उसको फिल करवाए। सो अगर मैं कमांड जी करता हूँ और कमांड जी करने के बाद मैं आपको अगेन से दिखाता हूँ कि दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या होगा। मैं क्विकली यहाँ पे इसके ऊपर ऑटो लेआउट और इसको हम डुप्लीकेट भी कर लेते हैं, और डुप्लीकेट करने के बाद डुप्लीकेट के लिए कमांड डी या कंट्रोल डी या फिर आप आल्ट प्रेस करके ड्रैग करेंगे। तो जैसे ही आप ड्रैग करेंगे तो आपके पास उसके ऊपर वो डुप्लीकेट हो जाएगा।
एक सेकेंड, गिव मी अ सेकेंड, आई एम नॉट श्योर व्हाई फिग्मा इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग सो क्विकली। सो मैं यहाँ से आल्ट प्रेस करता हूँ और आल्ट प्रेस करने के बाद मैं यहाँ से इसको डुप्लीकेट कर रहा हूँ, राइट। सो अब देखें, हम दोबारा से यहाँ शुरू करते हैं, इसके ऊपर ऑटो लोड अप्लाई करना है। हमारा ऑटो लोड रिमूव हो गया था, शिफ्ट ए, और यहाँ से भी मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ, इसके ऊपर भी ऑटो लोड और ये भी शिफ्ट ए, राइट। सो इस केस के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, इसको सिलेक्ट करके आप ये देखें कि यहाँ से मैं सिलेक्ट करता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे उसको फिक्स हाइट रखता हूँ, राइट। बट इस केस के अंदर मैं क्या करूँगा, उसको यहाँ से सिलेक्ट करूँगा और सिलेक्ट करने के बाद मैं उसको यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद फिल कंटेनर कर दूंगा, राइट। अब फिल कंटेनर का मतलब क्या होगा कि जैसे जैसे हमारा कंटेनर या फ्रेम बढ़ता जाएगा तो हमारा ये जो बॉटम वाला जो एलिमेंट है ये भी उसी के साथ उतना ही ग्रो करेगा, राइट। सो अब ये सिलेक्ट हो गया। सिलेक्ट होने के बाद अगर मैं इसको इतना बड़ा करता हूँ और बड़ा करने के बाद अगर आप देखेंगे तो वो अपनी उसी जो हमारी क्या कहते हैं जो विड्थ थी उस विड्थ को फिक्स रखेगा, राइट। बट इस केस के अंदर हमने क्योंकि उसको फिल कंटेनर कर दिया था तो जितना हमारा कंटेनर बड़ा होगा वो भी प्रोपोर्शनली उतना ही बड़ा होना शुरू हो जाएगा। रीज़न ये है क्योंकि हमने उसको फिल कंटेनर कर रखा था, ठीक है। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन फिल कंटेनर एंड फिक्स्ड हाइट, ठीक है। एक और चीज़ है, और वो चीज़ क्या है, वो चीज़ आपकी कहलाती है हग। सो हग क्या होता है, अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे अगर आपको दिखाऊँ तो ये हग का एक ऑप्शन नज़र आएगा। हग का ऑप्शन आपके फ्रेम के ऊपर होता है, जो पेरेंट होते हैं उनके ऊपर होता है, और जो फिल कंटेनर होता है वो आपके जो इनर एलिमेंट्स होते हैं उनके ऊपर होता है, राइट। सो इसको क्विकली हम एक 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 हम कंडीशन और करते हैं, और वो कंडीशन क्या होगी, हम इसको क्विकली अंडू करते हैं, और अंडू करने के बाद एक चीज़ मैं आपको इसकी दिखाता हूँ, और वो क्या होगी कि हम इसकी एक और कॉपी ले लेंगे, और उस कॉपी के अंदर यानी एक कॉपी मैं यहाँ से और लेता हूँ, इसको हम कंट्रोल डी करते हैं, और कंट्रोल डी करने के बाद इसको मैं यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। आजा भाई, आई एम नॉट श्योर बाय फिग्मा इज सो स्लो, और मे बी माई इंटरनेट इज स्लो, सो रेस्पॉन्स का जो टाइम है वो थोड़ा सा स्लो है, सो प्लीज़ बियर विद मी। और ऑलवेज़ मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप स्पीड 1.5 या 1.25 के ऊपर रखा करें, ताकि आपको चीज़ें जो हैं वो टाइम टेकिंग ना लगें, ठीक है। सो अब क्या करते हैं, आपको तीनों फीचर नज़र आ गए। जब आपकी फिक्स की कंडीशन होगी तो इसका मतलब ये है कि आपका वो एक फ्रेम का एक रहेगा। सो हम एक और कॉपी भी ले लेते हैं, और उस कॉपी के अंदर आपको मैं एक और चीज़ समझाता हूँ, और वो ये समझाता हूँ कि अगर आप पेरेंट के ऊपर फिक्स कॉपी कर देंगे तो तब का क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। सो हम इसको भी देख लेते हैं क्विकली। ओके, गिव मी अ सेकेंड। सो ओके, तब तक जब तक मैं इन चीज़ों को एडजस्ट करता हूँ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज़, राइट। ओके, सो आपने देखा कि हमारी ये जो इनर साइड्स हैं उनको हमने जस्ट फिक्स रखा हुआ है, और जो हमारा फ्रेम है उस फ्रेम के ऊपर हमने क्या चीज़ कोई भी चीज़ अप्लाई नहीं की है, और हम जब उसको ड्रैग कर रहे हैं तो क्योंकि हमने इनर जो चाइल्ड थे उनको फिक्स रखा हुआ था तो उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, राइट। अब हम क्या करते हैं, ये जो हमारी दोनों साइड्स क्या कहते हैं इनर एलिमेंट हैं उनको हम फिल कंटेनर कर देते हैं, इसको भी फिल कंटेनर कर देते हैं, और ये वाला जो हमारा शेप है इसको भी हम फिल कंटेनर कर देते हैं। सो अब फिल कंटेनर से क्या होगा एक्चुअली, अच्छा आप दोनों को फिल कंटेनर करें या एक को फिल कंटेनर करें, दोनों का इफेक्ट एक जैसा ही है, राइट। वो क्या करेंगे, जस्ट अपने अंदर जो उनके दरमियान स्पेसिंग मौजूद है उस स्पेसिंग को मेंटेन करेंगे, और स्पेसिंग को मेंटेन करते हुए यहाँ पे आपके पास उसका साइज़ जब बढ़ के आएगा तो वो उसके साथ दोनों का साइज़ बड़ा हो रहा होगा, राइट। जैसे आपको ये चीज़ नज़र आ गई। अब एक और कंडीशन है, और वो कंडीशन क्या है, पहले हमने इनर जो चाइल्ड थे उसको फिक्स किया था, और अब हम क्या करेंगे, जो हमारा फ्रेम है उस फ्रेम के साइज को हम फिक्स्ड कर देते हैं, राइट। सो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और इसको मैं फिक्स कर देता हूँ रेदर देन हग कंटेंट, राइट। अब क्या होगा, अगर जो हमारा इनर साइड है उस इनर के आप बढ़ाना कोशिश करेंगे तो वो बढ़ेगा, पर बढ़ेगा तो सही, उसके साइज बढ़ेगा, लेकिन क्या होगा,
हमारा जो फ्रेम है, क्योंकि उसको हमने फिक्स कर दिया था, तो इनर जो चाइल्ड है उसके साथ उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं होगा। अगर आप वो रिस्पॉन्स देखना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, आपको उसको फिक्स से मूव करके उसको हग की तरफ लाना होगा। तो जैसे ही आप हग की तरफ लाएंगे तो वो उसके साथ उतना ही ग्रो होगा जितना आप उसका इंटरनल साइज जो है वो बढ़ा रहे होंगे। तो फ्रेम भी उसके साथ हग किए हुए है तो वो भी उसके साथ क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, राइट। इसी तरह से एक और यहाँ पे हम आते हैं, इसके ऊपर बात करते हैं। तो अब क्योंकि आपने उनको हग करवा रखा है, सो इस केस के अंदर हम उनके जो इनर साइड एलिमेंट्स हैं उनको हग करवा देते हैं, और जो हमारा ऊपर फ्रेम है उसको भी हम हग कंटेंट कर देते हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि जैसे जैसे आपका फ्रेम आप ग्रो करवाएं या फिर आप इनर डिज़ाइन एलिमेंट्स ग्रो करवाएंगे, तो क्योंकि आपने उनको ऑटो लोड जो है वो हग की फॉर्म में रख चुका है, तो वो उनके साथ भी क्या होना शुरू हो जाएंगे, ग्रो करेंगे, राइट। अब क्यों नहीं ग्रो किया उसने, उसने इसलिए ग्रो नहीं किया क्योंकि हमने अपने डिज़ाइन एलिमेंट को फिल कंटेनर नहीं किया था, राइट। सो जैसे आपने उसको फिल कंटेनर करना है या हग करना है, तो वो उसके साथ क्या हो जाएगा, हग के साथ ग्रो होना शुरू हो जाएगा। जैसे मैं अगेन आपको दिखाता हूँ। सो हम इसको अंडू करते हैं, और अंडू करने के बाद आपने फिल कंटेनर की एग्जांपल देख ली। अब हम क्या करेंगे, उसको हग कंटेंट के ऊपर रखेंगे, लेकिन पेरेंट के ऊपर हग कंटेंट का ऑप्शन बाज़ दफ़ा आपको नज़र नहीं आता, सॉरी चाइल्ड के ऊपर आपको बाज़ दफ़ा हग कंटेंट का ऑप्शन नज़र नहीं आता। सो ये बात आपके माइंड में हमेशा होनी चाहिए। हमने चाइल्ड को जो हमारा पेरेंट है उसको हग कंटेंट कर लिया, और जो हमारा इनर फ्रेम है या इनर डिज़ाइन एलिमेंट है उसको हमने उसके ऊपर रख लिया, फिल कंटेनर के ऊपर। तो आप जैसे उसको बढ़ाएंगे तो आपका वो जो इनर एलिमेंट होगा वो उसके साथ बढ़ रहा होगा, राइट। सो आई होप सो कि आपको आप ये चीज़ें इजीली समझ आ गई होंगी, राइट। अब एक और कंडीशन है जिस कंडीशन के अंदर हमने उस जो फिक्स्ड कंडीशन थी, यानी हमारा ये जो डिज़ाइन एलिमेंट है हम इसको फिक्स रखना चाहते हैं। अभी एक्चुअली क्या डिफरेंस है इसके अंदर, मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। हमने उसको फिक्स नहीं किया, अभी हमने उसको हग कंटेंट के ऊपर किया हुआ है। तो अब जब भी कोई डिज़ाइन एलिमेंट उसके अंदर डुप्लीकेट करेंगे, तो डुप्लीकेट करने से क्या होगा, वो उसके साथ मूव करता जाएगा, और आपके उस एलिमेंट की जो क्या कहते हैं साइज़ है, विड्थ है, वो बढ़ती जाएगी। जैसे अगर आप ये देखें, तो जैसे जैसे मैं इंक्रीज़ करता जा रहा हूँ, तो वो क्योंकि हमारा जो डिज़ाइन का पेरेंट फ्रेम है उसको फिक्स रखा हुआ है, तो वो जितने भी हम डुप्लीकेट करते जा रहे हैं वो उसके अंदर ही वहाँ पे चेंज होते जा रहे हैं, और वहाँ पे ही अपने आप को प्लेस करता जा रहा है। बट अगर मैं उसको यहाँ से हग कंटेंट के ऊपर क्लिक कर दूँ, और अब क्या होगा देखें, जैसे ही उसको हग कंटेंट के ऊपर मैं क्लिक करूँगा, और क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से उसको डुप्लीकेट करूँगा, तो अब उसका साइज़ बढ़ेगा, राइट। आपको नज़र आ गया, जैसे ही मैं डुप्लीकेट करता हूँ तो वो उतना ही और डिस्टेंस आगे कर लेता है और उसको डुप्लीकेट कर देता है, राइट। बट अगर आप ये चाहते हैं कि उसका साइज़ भी उतना ही रहे, लाइक उसका साइज़ ना बढ़े, हम यहाँ पे ये चाहते हैं कि हमारा ये जो साइज़ है वो भी उतना रहे, लेकिन जैसे आप अपने डिज़ाइन के चेंज कर रहे हैं तो ये जो ग्रीन वाला था ये भी छोटा ना हो, राइट। तो तब क्या होगा, उसके लिए एक फिग्मा के अंदर एक और ऑप्शन मौजूद है, उसको कहते हैं रैप ऑटो लेआउट, ठीक है। अब अगर आप मैं आपको दिखाऊं, जैसे मैं इनको रिमूव करता हूं, तो रिमूव करने से क्या हो रहा है, हमारा ये जो ग्रीन एलिमेंट है, जो डिज़ाइन कंटेंट है, उसका साइज़ बढ़ता जा रहा है। सो अब मैं क्या करूँगा, इस फ्रेम को सिलेक्ट करूँगा, और फ्रेम को सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से इसको रैप के ऊपर कंटेंट कंटेंट के ऊपर क्लिक कर दूंगा। तो जैसे ही मैं रैप के ऊपर कंटेंट के ऊपर क्लिक करूंगा और अब मैं कोई चीज़ बढ़ाऊंगा, तो हमारे फ्रेम का साइज़ भी उतना ही रहेगा, हमारे डिज़ाइन एलिमेंट का साइज़ भी उतना ही रहेगा। लेकिन फिग्मा क्या करेगा, एक और ऑटो लेआउट खुद से लाइन सजेस्ट करेगा, और वो लाइन उसके नीचे एक और ऑटो लेआउट के अंदर उसको एडजस्ट करना शुरू कर देगी, राइट। अभी भी आपको ये समझ नहीं आई, आई एम नॉट श्योर, वो क्लिक नहीं हुआ। सो लेट्स ट्राई अगेन। और चीज़ आप गौर कीजिएगा कि फ्री फॉर्म के अंदर क्या हो रहा है, फिक्स्ड है तो वहाँ पे ही एडजस्ट होगा। जब हम उसको हग कंटेंट कर देंगे, और हग कंटेंट करने के बाद हम उसको रैप के अंदर जाके डुप्लीकेट करेंगे, तो तब क्या होगा आपके पास डिज़ाइन एलिमेंट का, लेट्स सी। हमने उसको डुप्लीकेट किया तो अब वो एक और लेयर जो है वो आगे बढ़ा चला गया, और उसको फ्रेम के ऊपर वो कंटेंट कर रहा है, राइट। सो एक्चुअली डिफरेंस क्या हो रहा है, हम इसको यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, राइट। हम इसको यहाँ से फिक्स कर लेते हैं, और फिक्स करने के बाद हम उसको रैप के ऊपर क्लिक करके, ये देखें आपके पास एक और लेयर ऐड हो गई। सो अब हम ट्राई करते हैं, राइट। सो जैसे ही मैंने उसको ट्राई किया, तो ट्राई करने के बाद अब वो आपके पास
उस कंडीशन के अंदर चला गया कि एक फ्री फॉर्म के अंदर उसने एक और लेयर ऐड करना शुरू कर दी, राइट। तो ये आपने देखना है कि आपका कौन सा डिज़ाइन एलिमेंट किस तरह से ऑटो लेआउट के अंदर बिहेव कर रहा है, और आप उसको हग के ऊपर रखे हुए हैं, फिल कंटेनर के ऊपर रखे हुए हैं, या फिक्स के ऊपर रखे हुए हैं, राइट। तो ये चीज़ आपको क्लियर करनी है, उसके बाद आपने अपने डिज़ाइन एलिमेंट के ऊपर जो है वो इनको इम्प्रूव करना है। बट ऑब्वियसली जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हम इनके ऊपर और चीज़ें यूज़ करते जाएंगे, तो हम इसको फर्दर भी यूज़ करेंगे। अच्छा, एक और चीज़ है जो कि मैं आप लोगों को दिखाना चाहता था, और वो ये है कि फिग्मा के अंदर सजेस्टेड ऑटो लेआउट का ऑप्शन भी मौजूद है। जैसे ये एक मौजूद है, सो कार्ड है उसके अंदर ये कंटेंट मौजूद है। सो मैं क्या करूँगा, इसको कार्ड को सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद मैं ऑटो लेआउट अप्लाई करता हूँ, और यहाँ पे मोर ऑटो लेआउट के ऑप्शन के अंदर आपको नज़र आ रहा है सो सजेस्टेड ऑटो लेआउट या रिमूव ऑल ऑटो लेआउट। सो सजेस्टेड ऑटो लेआउट के ऊपर जब आप क्लिक करते हैं तो फिग्मा खुद से ऑटो लेआउट कर देता है। अब फिग्मा क्या करता है, खुद से उसने एक ऑटो लेआउट बना दिया और उस ऑटो लेआउट को अप्लाई कर दिया। लेकिन यहाँ पे छोटा सा एक प्रॉब्लम है कि जब आप इन ऑटो लेआउट को देखेंगे, आप इस ऑटो लेआउट को यूज़ करेंगे, तो फिग्मा ने इनको आपस में ऑटो लेआउट कर दिया है और इनको आपस में ऑटो लेआउट कर दिया है। जैसे ये देखें, आपके पास फिग्मा ने इनके ऊपर भी ऑटो लोड तो अप्लाई कर दिया, दैट्स रियली गुड, बट इनको आपस में ऑटो लोड कर दिया जो कि गलत तरीका है, राइट। तो फिग्मा का जो सजेस्टेड ऑटो लोड का ऑप्शन मौजूद है वो अभी मौजूद है, बट वो एक्चुअली अभी इतना ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है। सो कार्ड के ऊपर, टेबल्स के ऊपर ऑटो लोड किस तरह से यूज़ करने हैं, उनको कैसे यूज़ करना है, मैं जस्ट अभी इससे आपको ये दिखाना चाहता था कि ये ऑटो लोड के एग्जांपल मौजूद है फिग्मा के अंदर भी, आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। बट आई विल सजेस्ट कि आप इनको अभी के लिए यूज़ ना करें, करें ऑब्वियसली, बट ये चेक कर लिया करें कि फिग्मा ने उसको कैसे यूज़ किया है, राइट। एक्चुअली ऑटो लोड कैसे होना है, हम क्विकली ये भी देख लेते हैं कि इसको ऑटो लोड अगर खुद से आप करना शुरू करेंगे या एक एक्सपीरियंस डिज़ाइनर उनको ऑटो लोड करना शुरू करेगा तो वो कैसे करेगा, राइट। सो वो क्या करेगा, वो यहाँ पे सिलेक्ट करेगा पहले इन दोनों को आपस में ऑटो लेआउट करेगा, राइट। ये दोनों आपस में सिलेक्ट होंगे, सिलेक्ट होने के बाद इनको ऑटो लेआउट करेगा, और फिर उसके बाद यहाँ पे ये उसके साथ सिलेक्ट करके, इस ऑटो लेआउट के साथ सिलेक्ट करके, ये चीज़ जैसे ही सिलेक्ट होगी शिफ्ट प्रेस करके सिलेक्ट करना है, अब ये भी ऑटो लेआउट हो जाएगा, राइट। सो ये एक ऑटो लेआउट ऐड हो जाएगा, उसके ऊपर ही ऑटो लेआउट ऐड हो गया। आई एम नॉट श्योर व्हाई फिग्मा इज बिहेविंग सो बैडली, बट अगेन शिफ्ट प्रेस करके इनको सेलेक्ट करना है, और अब मैं शिफ्ट प्रेस करता हूं तो ये ऑटो लेआउट हो गया है, राइट। अब जी एक चीज़ और देखें, मैं यहाँ से सपोज इस कार्ड को बड़ा कर रहा हूँ, तो इस कार्ड को बड़ा करने से उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, राइट। उसके ऊपर क्यों कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, उसकी रीज़न ये है कि हमने इस कार्ड को जब इसके ऊपर ऑटो लेआउट अप्लाई किया है तो हमने इस कार्ड के साथ उस पेरेंट के साथ भी ऑटो लेआउट बनाना है, और उस पेरेंट के साथ ऑटो लेआउट बना के हमने उसको फिल कंटेनर कर देना है, तो तब ये फर्दर और ऑटो लेआउट चलेगा, राइट। सो अभी मैं इस एडवांस ऑटो लेआउट के अंदर नहीं जाना चाहता, उसकी रीज़न ये है क्योंकि ये बेसिक के लिए है, तो आप इसको बेसिक के अंदर यहाँ पे समझें। आप जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम जब टेबल और डिज़ाइन सिस्टम क्रिएट करना शुरू करेंगे तो उसके अंदर मैं आपको फर्दर ऑटो लेआउट भी समझाना शुरू कर दूंगा, राइट। एक छोटी सी चीज़ है जो कि मैं आप लोगों को यहाँ पे ही क्लियर करना चाहता हूँ, और वो क्लियर करने का मकसद क्या है, उसका मकसद ये है कि आप सपोज इसको सिलेक्ट करते हैं, ये आपका एक नोटिफिकेशन बार होता है, और आप उस नोटिफिकेशन के ऊपर यहाँ पे दिखाना चाहते हैं कि एक नोटिफिकेशन आ चुका है, या कहीं पे भी आप दिखाना चाहते हैं। सो इसके ऊपर जैसे ही आप ऑटो लोड अप्लाई करेंगे, शिफ्ट ए में अप्लाई करता हूँ, सो नॉट दिस वे, बाहर निकाल लेता हूँ अभी के लिए। सो मैं जब भी उसके अंदर कोई प्लेस करूंगा तो ऑटो लेआउट मुझे एग्जैक्ट पोजीशन पे प्लेस नहीं करने देगा, राइट। वो क्या करेगा, वो इस चीज़ को फॉलो करते हुए कि ऑटो लेआउट आपका कौन सा है, अगर वर्टिकल है तो वर्टिकली शो करवा देगा। बिहेविंग लाइक दिस इज सो बैड, ओके। सो आपको वो किसी भी पोजीशन के ऊपर प्लेस नहीं करने देगा, तो उसका पोजीशन क्या है, उसको हम यहाँ पे, ये आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा है। सो जैसे ही अगर आपने ऑटो लेआउट के अंदर कोई भी एक चीज़ एडजस्ट करनी है जो कि आपको फ्री फॉर्म के अंदर यूज़ करनी है, तो आप इस एलिमेंट को यहाँ पे सिलेक्ट करके इग्नोर ऑटो लेआउट के ऊपर क्लिक कर दें, तो अब एक्चुअली ये आइटम क्या करेगा, उस ऑटो लेआउट को इग्नोर करेगा। अब जैसे ही आप इग्नोर करेंगे तो आपको यहाँ पे सपोज ये प्लेस करना है, तो आप इसको ड्रैग करके यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं, राइट। सो सपोजिंगली मुझे यहाँ पे ये प्लेस करना है। अब ये एक्चुअली होगा क्या कि उस नोटिफिकेशन के अंदर जो नोटिफिकेशन का ऑटो लोड आपने अप्लाई किया हुआ है वो वहाँ पे ही एग्जिस्ट करेगा, बट ये ओवरले कर देगा किस चीज़ को, ऑटो लोड को। और अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको ऑटो लोड नज़र आ रहा है, बट ये ऊपर आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा है, जिसका मतलब ये है कि ये वाला जो आइटम है ये एग्जिस्ट तो उसी
कैनवस उसी फ्रेम के अंदर कर रहा है, और इसके ऊपर भी ऑटो लेआउट अभी उस पूरे के ऊपर एग्जिस्टेड है, और उस पूरे ऑटो लेआउट के साथ ये रिस्पॉन्सिव भी होगा। बट एक्चुअली क्या होगा कि ये आइटम आपके पास ऑटो लेआउट को इग्नोर कर रहा है, और इग्नोर करने की वजह से हम इसको आप फ्री फॉर्म कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, राइट। सो आई होप कि यहाँ तक चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। ऑटो लेआउट की बहुत सारी सिंपल करने की मैंने कोशिश की है छोटी छोटी एग्जांपल के साथ, और जो कंसंट्रेन है उनको भी मैंने सिंपल करने की कोशिश की है। सो आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। अगर समझ नहीं आई तो मुझे कमेंट कीजिएगा, हम एक नई वीडियो बनाएंगे, और आने वाले जितने भी हमारे कोर्स के या क्लास के लेक्चर्स होंगे उनके अंदर हम फर्दर ऑटो लेआउट को यूज़ करते जाएंगे, तो आपके लिए चीज़ें और ज़्यादा जो है वो सिंप्लीफाई होती जाएंगी, राइट। आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। टिल देन, टेक केयर एंड बाय।